हाँ भाई। तो आज हम लोग दो चैप्टर्स करने वाले हैं ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के। पहला होगा आपका रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसको ड्रेनेज नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो आपका होगा दैट विल बी एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये वाले चैप्टर्स कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैप का फुल यूज होगा, आप लोग पूरा पूरा अटेंशन अपना पे करना ये करने के लिए। और फिर फर्दर भी क्या चल रहा है, हाँ मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आपकी जो है इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं क्लास के एंड में रिले करता हूँ। चलिए शुरू करें। यस सर। ओके। चलो भाई। तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसको ड्रेनेज नाम से भी जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। एनडीएस सीडीएस दोनों के लिए काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, आपको ये जो पूरा मैप है ना, इस पूरे मैप को आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें से मेजर फैक्ट्स के बारे में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज से कि भाई ये बेसिक टर्म क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ड्रेनेज, कि बेसिकली ड्रेनेज होता क्या है, ड्रेनेज हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ड्रेनेज का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। वेल डिफाइंड जो चैनल्स होते हैं वाटर के, उसमें से जो फ्लो होता है, जैसे कि ये एक पूरा फ्लो हो रहा है, ये एक पूरा वेल डिफाइंड चैनल है। ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल चैनल्स भी हो सकते हैं। तो जब पानी का फ्लो इस तरीके से होता है चैनल्स के थ्रू, तो उसको ड्रेनेज बोलते हैं। फर्दर फिर आता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? तो ऐसे ही मल्टीपल चैनल्स का जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स दैट कलेक्ट्स एंड फनल वाटर टू अ बॉडी। तो ऐसे मल्टीपल चैनल्स होते हैं जो अपना नेटवर्क बनाते हैं, वो पानी को कलेक्ट करते हैं और किसी एक स्पेसिफिक बॉडी में जाके क्या करते हैं, दे देते हैं। मान लीजिए समुद्र में जाके दे दिया, सी में जाके दे दिया, तो वो होता है आपका पूरा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। और फिर आता है आपका कैचमेंट एरिया। तो कोई भी जो रिवर है वो ड्रेन करती है पानी को, किसी स्पेसिफिक एरिया से उसने पानी को कलेक्ट किया। ठीक है। मान लीजिए ये स्ट्रीम बी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसने स्पेसिफिक एरिया से पानी को कलेक्ट किया और ये इतना पानी कहीं ले जा रही है। ठीक है। मतलब इतना पानी जहां भी गिरेगा वो उस नदी के पास में आएगा। तो वो होता है आपका कैचमेंट एरिया, है ना। जैसे आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, अगर जैसे मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो ग्वालियर में हमारे पास एक तिगरा डैम है। ठीक है। तो तिगरा डैम का क्या है, एक कैचमेंट एरिया होता है कि भाई इतने इतने एरिया में पानी गिरेगा तो उसका जो पानी है वो तिगरा डैम को मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग रिवर्स होती हैं, उनके स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पर जो भी पानी गिरता है, जो भी पानी आता है, वो स्पेसिफिकली उस नदी में जाके मिल जाता है। तो वो कहलाता है कैचमेंट एरिया, मतलब कितना पानी पकड़ा। ठीक है। सो दैट इज कैचमेंट एरिया। और फिर आता है ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? टोटल एरिया ड्रेन्ड। जो भी टोटल एरिया है, जिसको कैचमेंट एरिया कह लो उसको, जो भी टोटल एरिया ड्रेन और कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, जिसमें पानी कंट्रीब्यूट किया जा रहा है किसी रिवर के थ्रू या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बेसिकली, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, वो सब मिला के जितना टोटल एरिया कवर कर रही हैं, ठीक है, वो एक सिंगल ड्रेनेज सिस्टम है, उसको कहा जाएगा ड्रेनेज बेसिन। मतलब कि जो गंगा रिवर है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो टोटल कितना एरिया ड्रेन कर रही हैं, उनको मिला के बनेगा आपका ड्रेनेज बेसिन। और फिर उसके बाद में आपका आता वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड। तो ये जो आपका एलिवेटेड एरिया है ना, देखो ये क्या है, वैली टाइप की है थोड़ी, निचला इलाका है, यहाँ पर नदी बह रही है, ये भी एक निचला इलाका है, इनके बीच में एक उठा हुआ इलाका है, ये माउंटेन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दो ऐसी स्ट्रीम्स को, दो ऐसे ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करने वाला जो एरिया होता है एलिवेटेड, उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड। ठीक है। इसके बाद फिर एक और टर्म आती है आपकी रिवर बेसिन। तो लार्ज जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं, उनके कैचमेंट एरिया को हम लोग रिवर बेसिन्स बोलते हैं। और जो छोटी छोटी रिवल्यूट्स होती हैं, मतलब स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, रिवल्यूट्स या रिल्स वगैरह होती हैं, उनके कैचमेंट एरिया को हम क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक अब बेसिक चीज देख लो, ये एक रिवर का पूरा फ्लो होता है। यहाँ पर मान लीजिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर से मेल्ट होके आपकी स्नो आ रही है यहाँ, ये सबसे अपर कोर्स रहता है। अपर कोर्स में भाई पानी की टर्बुलेंस बहुत हाई रहती है, बहुत इंटेंसिटी हाई रहती है। फिर मिडिल कोर्स पे आते हैं, मिडिल कोर्स पे आते आते थोड़ी सी सब्सिडाइज हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, और यहाँ पे मियंडर्स वगैरह बनने लगते हैं। ये मियंडर्स दिख रहे हैं ना आपको,
आप कोई भी टेबल ऐसे रख दोगे, उस टेबल सॉरी इस कोई भी टेबल आप इस तरीके से रख दोगे, उस पे जो पानी होगा वो इस तरीके से जाता है ना, ये ऐसे सांप की तरह। तो ये जो सांप की तरह जो आकृति बनती है, जो फिगर बनती है, इन्हीं को मेंडर्स बोला जाता है। ठीक है। इसमें एक और टर्म आता है ऑक्सबो लेक। ये वैसे तो बात की चीज है, लेकिन अभी बता देता हूँ मैं आपको। जब ऐसे पानी जा रहा है, कभी इसका जो एरिया कुछ इस तरह से भी हुआ करता था, ऐसा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि इरोजन की वजह से और दूसरी एक्टिविटीज की वजह से यहाँ जो एरिया है वो कवर हो गया, यहाँ पर मिट्टी आ गई, और ये जो इतना एरिया है ये कट ऑफ हो गया मेन रिवर से। और रिवर ने अपना कोर्स चेंज करके, रिवर अपना कोर्स यहाँ से लेके आ रही है, यहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया। ये पुराना वाला था और ये उसका न्यू वाला करंट वाला है। तो भाई पुराने सर वाले की वजह से हम एक सेकंड, जो मिट्टी यहाँ पे जमा हो गई है, उसकी वजह से ये जो घोड़े की नाल या फिर ऑक्स की जो बो होती है, उसकी तरह जो एरिया बनता है, उसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। हाँ बोलिए। सर अब ये ऑक्सबो लेक है ना सर? हम्म। सर ये एक्वाफायर से कनेक्टेड रहता है क्या नीचे से, सो उनका सप्लाई कांस्टेंट रहता है? इनका सप्लाई कांस्टेंट होता है, कई बार मतलब जो रिवर है वो अपना कोर्स इनसे मिला भी देती है, और अंडरग्राउंड फेड भी होते हैं, अलग अलग इनके सोर्सेज होते हैं। ओके सर। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो लोअर कोर्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई यहाँ पर आपका सी स्टार्ट हो जाता है। तो सी स्टार्ट होने से पहले ये अलग अलग स्ट्रीम से डेवलप हो जाता है, ये सेडिमेंट है। ये सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होती है, रिवर अपनी अलग अलग स्ट्रीम्स में चेंज हो जाती है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक टिल्ट आ रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, आपका डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। ये बेसिक चीज है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे और डिटेल में काफी आएगा इसका। तो ये था आपका ड्रेनेज की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब हम देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न। आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न होता है वो डिजाइन जो कोई भी रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ लेके, सोर्स से लेके माउथ तक आती है। मतलब यहाँ से लेके, सोर्स से लेके माउथ तक रिवर किस डिजाइन से फ्लो कर रही है, दैट इज बेसिकली योर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, वो आपका ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो आपके ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से होते हैं? आपके ड्रेनेज पैटर्न होते हैं एंटी डिसेंट, एंटीसीडेंट, या फिर इसको बोलते हैं इन कॉन्सिक्वेंट। इसका क्या मतलब होता है? एंटीसीडेंट या इनकॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है जो हिमालयास के स्टार्ट होने, अपीवल होने से पहले ही थे। मतलब जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट का आपस में कोलाइजन नहीं हुआ था, हिमालयास फॉर्म नहीं हुए थे, तब से ही ये आपकी बहती आ रही है, या फिर इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज पौराणिक या फिर प्राचीन। ठीक है। तो एंटीसीडेंट आपकी रिवर्स ये होती हैं। और फिर आती हैं आपकी कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट आपकी होती हैं जो जनरल स्लोप की डायरेक्शन को फ्लो करती हैं। स्लोप जिधर रहेगा उसी डायरेक्शन को ये फ्लो करेंगी। इनको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। और फिर आपकी अलग थोड़ी टाइप की आती है पैटर्न के हिसाब से। तो वो आती है आपकी सबसे पहले डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डेंड्रेटिक जो है वो एक ट्री की ब्रांचेस को रिजेंबल करती है। ट्री की ब्रांचेस कुछ इस तरीके से होती हैं जैसे आपने यहाँ देख रहे हो, अलग अलग रैंडमली चली गई हैं। तो डेंड्रेटिक मतलब रिजेंबलिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है। और फिर उसके बाद आती है आपकी रेडियल। तो रेडियल कौन सी होती है? रेडियल में क्या होता है कि ये किसी हिल के सेंट्रल पॉइंट से यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है। या ग्लेशियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे फिर ये बाकी चारों तरफ रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से नीचे की तरफ जाती है। ठीक है। सारी डायरेक्शंस में। तो ये आपका हो जाता है रेडियल ड्रेनेज का पैटर्न। और फिर इसके बाद आता है आपका ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होता है कि जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं रिवर्स की, वो पैरेलल एक दूसरे के फ्लो करती हैं। ठीक है। और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं। मान लीजिए ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर की, ये ये क्या कर रही है, ये पैरेलल फ्लो कर रही हैं। और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो ऐसे राइट एंगल पे रिवर को ऐसे ज्वाइन करती हैं। ठीक है। ये इस तरीके से राइट एंगल पे इसको ज्वाइन करती हैं। तो ये होता है आपका ट्रेलिस ड्रेनेज। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगुलर आता है। रेक्टेंगुलर में भी सेम चीज होती है कि वो जनरल जो उनके कर्व होते हैं वो 90 डिग्री वाले मोस्टली रहते हैं। सो वो आपके रेक्टेंगुलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और एक और लास्ट में होता है सेंट्रीपीटल। तो सेंट्रीपीटल में जो रिवर्स है वो पानी को डिस्चार्ज करती है सारी डायरेक्शन से, किसी जैसे कि ये लेक वगैरह है। ठीक है। और ये अपर इलाका है, यहाँ से पानी जो है वो ऐसे आएगा। रेडियल का उल्टा रहता है, रेडियल में ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मतलब यहाँ से इस तरह की इस डायरेक्शन में जाता है, और यहाँ अंदर की तरफ आता है। तो ये ऊपर वाला उठा हुआ इलाका है, नीचे कोई लेक है या कोई डिप्रेशन है, कोई बड़ा सा क्रेटर वगैरह है, गड्ढा वगैरह है, बहुत बड़ा वाला। तो यहाँ से जो पानी है वो इसको फेड करता है, और ये झील या फिर लेक वगैरह बन जाता है। ठीक है। ये बेसिक चीज थी। कोई डाउट इसमें?
नो सर। नो सर। ओके, अब हम देखते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। बेसिक हमारी हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे देखा जाए तो बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कि पानी कहाँ छोड़ा जाता है, उसके हिसाब से दो ओरिएंटेशन टू द सी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसके बेसिस पे दो हैं इंडिया में। पहला है अरेबियन सी ड्रेनेज, और दूसरा है आपका बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। ठीक है, दो तरफ से पानी छोड़ा जाता है, एक अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में। और वाटर शेड के हिसाब से बोला जाए, वाटर शेड मतलब क्या, कि भाई कितना कैचमेंट एरिया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में मेजर रिवर बेसिन है 14, जिनका कैचमेंट एरिया मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर मीडियम रिवर बेसिन आ जाते हैं आपके, जो अराउंड 44 हैं, जिनका कैचमेंट एरिया 2,000 से लेके 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक आता है। और माइनर जो रिवर बेसिन हैं आपके, वो आपके हैं अराउंड 55। ठीक है, इसमें लेस देन 200 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया आ जाता है। अगर आप ऑर्डर के हिसाब से देखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा गंगा रिवर का आपका रिवर बेसिन है। उसके बाद में इंडस आ जाती है, फिर आपकी गोदावरी आ जाती है, और फिर उसके बाद में आपकी कृष्णा आ जाती है। ठीक है, फिर आती है ब्रह्मपुत्र, और फिर ल्यूनी, महानदी वगैरह। ये पूरा ऑर्डर दे रखा है, ये आता नहीं है वैसे एग्जाम में, लेकिन ये थोड़ा जानना जरूरी है, स्टार्टिंग के चार पांच आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम मेन चीज पे आते हैं, दैट इज द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में सबसे पहली चीज आती है आपकी हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज में क्या है, तो हिमालयन ड्रेनेज में आपकी तीन रिवर्स आती हैं। सबसे पहले आती है गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी है इंडस। ये सारी रिवर्स जो हैं वो पेरिनियल हैं। पेरिनियल मतलब ऑल द टाइम, आपके साल के, सॉरी, 12 महीने फ्लो करती हैं। और ये दो तरीके से फेड होती हैं। ये मोस्टली ग्लेशियर फेड होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ मतलब जो स्नो मेल्टिंग होती है, उसके थ्रू ये फेड होती हैं। स्नो मेल्ट होती रहती है, इनके अंदर पानी आता रहता है। और प्रेसिपिटेशन मतलब जो नमी वगैरह आती है, उसकी वजह से भी ये पेरेनियल रहती हैं। ठीक है, तो पेरेनियल मतलब ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर फ्लो रहेंगी। एफिमरल, एफिमरल मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। तो अब इसके बाद में ये जो रिवर्स होती हैं आपके हिमालयन ड्रेनेज में, जो हिमालयन एरिया की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो रिवर्स हैं, ये मोस्टली गॉर्ज होते हैं। ये जो बड़े बड़े गॉर्ज है ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगल बगल पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, बीच में से नदी रास्ता काट के आ रही है। तो भाई, जो बड़े बड़े गॉर्जेस हैं, जो इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से बनवाए हैं। मतलब पहले ये समझ लो, पहले यहाँ तक का एरिया कवर्ड था लैंड के थ्रू, लेकिन पानी आता गया, धीरे धीरे ये जो एरिया तो मिट्टी थी, इसको इरोड करते ले गए। ये जो पत्थर वगैरह है, इन्हीं पहाड़ों से टूटे हुए हैं। तो ये पूरा इरोड कर दिया गया, इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ये गॉर्ज होते हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ है। फिर ये जो रिवर्स हैं, ये वी शेप्ड वैली बनाती हैं, आपके रैपिड्स होते हैं वो बनाती हैं, वाटरफॉल्स होते हैं वो बनाते हैं, और जो गॉर्ज हैं वो तो बनाते ही बनाते हैं। मतलब पूरे माउंटेनियस कोर्स में, जो भी उनका माउंटेनियस कोर्स रहता है, जहां से स्टार्ट होती हैं, उसमें ये इस तरह के जो फीचर्स हैं वो बनाते रहते हैं। और जैसे ही ये प्लेन्स में एंटर करते हैं, मतलब मैदानी इलाकों में एंटर करते हैं, मतलब अगर गंगा रिवर की बात की जाए, तो हरिद्वार के जैसे ही पास में आती है, वैसे ही ये डिपोजिशनल फीचर्स बनाते हैं। मतलब फ्लैट वैलीज वगैरह होती हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऑक्सबो लेक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, फ्लड प्लेन्स होते हैं। ये सब आपको वैसे तो जियोमोर्फोलॉजी में बताऊंगा मैं, सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी आप इतना जानो, ठीक है। फ्लड प्लेन्स होते हैं, ब्रेडेड चैनल्स होते हैं, डेल्टास वगैरह होते हैं रिवर माउथ के आसपास। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो ये कॉन्स्टेंटली बनाते रहते हैं। और फिर उसके बाद आता है आपका, तीन रिवर सिस्टम है, इनके हम मेन सब कुछ पढ़ेंगे, और प्लस इनका देखेंगे इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो सबसे पहले आती है आपकी इंडस सिस्टम। अगर इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम वाइज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट में आता है। वॉल्यूम के हिसाब से कितना एरिया कवर करता है, टोटल टोटल एरिया कवर होता है 1165,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया में कितना होता है, 321,289 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में जो एरिया कवर किया जाता है। टोटल लेंथ इसकी देखी जाए तो 2,880 किलोमीटर, और इंडिया में रहती है 1,114 किलोमीटर। ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर की कैटेगरी में आती है। ईस्ट में आप इस साइड जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और वेस्ट में आप आते हैं जम्मू कश्मीर, या फिर कह लो हिमाचल, और सॉरी, पंजाब की तरफ, ये वेस्ट में आ जाते हैं। तो ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक है,
और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है और वीज या फिर ब्यास बोलते हैं, व्यास नदी है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? ये ओरिजिनेट होती है बोकाचू ग्लेशियर है तिब्बत में, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4164 मीटर इन कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज में मानसरोवर लेक के पास, माउंट कैलाश के साउथ में जो चाइना में पड़ता है, वहां पर इसका ओरिजिनेशन होता है, यहाँ पे। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, तिब्बतन रीजन है। यहाँ पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है बोकारचू। यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन होता है, कैलाश माउंटेन रेंज पड़ती है और मानसरोवर लेक यहीं पर पास में पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है तिब्बत में सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन का मतलब होता है शेर का मुंह, यानी कि लायंस माउथ। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। और ओरिजिनेशन वाले तो सारी रिवर्स का आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, क्या इसका रहता है। तो ये चाइना में तिब्बत के पास में ओरिजिनेट हुआ, फिर ये इंडिया में यहाँ एंटर करती है। ठीक है, क्या इसका रहता है? तो इंडिया में आते ही ये क्या करती है, लद्दाख और बाल्टिस्तान का जो रीजन होता है, वहां ये फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट में। कौन कौन सी रेंजेस के बीच में? लद्दाख और जंस्कार रेंज के बीच में। यहाँ पर आपकी लद्दाख रेंज है, यहाँ पर आपकी जंस्कार रेंज आ जाती है यहाँ पर। और इन दोनों के बीच में इस रिवर का जो रहता है वो यहाँ पे फ्लो रहता है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करती है ये लेह के पास में एक सेकेंड, हाँ, ये लेह के पास में एक रिवर को रिसीव करती है जिसका नाम है जंस्कार। जंस्कार नाम की रिवर है, उसी जंस्कार कहते हैं या फिर जंस्कार भी कह सकते हैं, जस्कार भी कह सकते हैं, दोनों नाम इसके रहते हैं। तो जस्कार नाम की जो रिवर है लेह के थोड़ा सा नीचे ही उसको रिसीव करती है लेफ्ट साइड पे, इसका फ्लो इस तरफ है। तो ये राइट साइड हो गया और ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। तो यहाँ पर जो है वो जस्कार रिवर इसको मिलती है। ठीक है, लेह से। और इंडिया में और सुरहाई सिंह, हाँ। और फिर थोड़ा सा आगे जाके दो रिवर्स इसको और मिलती हैं, उन रिवर्स का नाम है, एक का नाम है सुरु और एक का नाम है द्रास। ये सारी की सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब यहाँ इस साइड ही मिलती हैं। अब एक और चीज, एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो इंडस रिवर है, वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो करती है, दैट इज लेह डिस्ट्रिक्ट। और किसी पॉलिटिकल एंटिटी, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अंडर से या साथ में नहीं जाती। इंडिया में सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करती है। ठीक है। तो ये इसका फ्लो यहाँ तक का था। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ कंटिन्यू करती रहती है। ये भाई नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, एक सेकेंड। ठीक है। ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसका फ्लो जो है वो आगे की तरफ जाता जाता है। अब इसके बाद इसको कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसको ज्वाइन करती हैं, जैसे कि श्योक हो गई। ठीक है। जिसको जो नुब्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। श्योक कहाँ से उठती है? श्योक सियाचिन ग्लेशियर में जो काराकोरम रेंजेस में है आपका, वहां से श्योक जो नदी है जिसको नुब्रा की ट्रिब्यूटरी है, वो वहां से उठती है। और वो भी ज्वाइन करती है आपकी इंडस रिवर को। ठीक है। फिर फर्दर जो लद्दाख रेंज है उसकी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते ये जम्मू कश्मीर में यहाँ गिलगिट के पास में एक बड़ा सा गॉर्ज बनाती है। ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा आपका गॉर्ज बनता है गिलगिट के पास में, काराकोरम रेंजेस के नीचे जम्मू कश्मीर में। और फिर उसके बाद ये क्या करती है, फिर उसके बाद में नंगा पर्वत पे ये एक शार्प टर्न लेती है। एक सेकेंड, हाँ, नंगा पर्वत जो है, वहां पे ये एक शार्प टर्न लेती है, यहाँ पर एक शार्प टर्न लेती है। और फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है, उस एरिया का नाम है चिल्लर, जो दार्जिस्तान रीजन में पड़ता है, यहाँ पर एंटर करती है। और फिर इसका क्या फ्लो रहता है? फिर इसका ये फ्लो रहता है कि भाई ये फिर आपकी यहाँ से निकल के आती है अटक हिल्स हैं, जो अटक हिल्स हैं वहां पर निकल के आती है। और फिर जो काबुल रिवर है वो उसको ज्वाइन करती है यहाँ पे, अटक हिल से बाहर निकल के आई, काबुल रिवर ने इसको राइट बैंक पे ज्वाइन किया। अब इसका फ्लो क्या है, इस तरीके से हो रहा है। तो भाई ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। तो काबुल रिवर है, काबुल रिवर इसको ज्वाइन किया। और इसकी जो फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैं आपको बताया था, यहाँ पर बताया था ना, जैसे इंडस रिवर का यहाँ फ्लो हुआ मानसरोवर पे, यहाँ जंस्कार उसको ऐड कर रही है। ठीक है। यहाँ पर जो श्योक है, श्योक नुब्रा में ऐड हो गई, वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है।
और उसके बाद फिर आप आगे जाओगे, ये इसका पूरा फ्लो रहेगा, ये नंगा पर्वत पे टर्न लिया, ये यहाँ पर आगे दागिस्तान रीजन यहाँ पड़ता है, यहाँ अटक हिल्स हैं, और यहाँ पर ये वापस आ गई, यहाँ पर उसको काबुल रिवर ने ऐड किया जो अफगानिस्तान से आती है। और फिर उसके बाद आगे चलते चलते मतलब इसको कौन कौन सी ऐड कर लेती है, श्योक हो गई, और एक ये गिलगिट रिवर है, इसने भी इसको ऐड कर लिया। ठीक है, ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जसकार्ड ने पहले ही ऐड कर लिया था। इसके साथ साथ एक और होती है शिगार नाम से। ठीक है, शिगार भी इसको ऐड करती है, गास्टिंग है, द्रास है, गास्टिंग कहाँ पर है, गास्टिंग 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 इसमें नहीं मेंशन है। ठीक है, गास्टिंग है, और जो द्रास है ये भी इसको ऐड करती हैं। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसकी काबुल हो जाती है। ठीक है, खुर्रम हो जाती है, तोची है, गोमल है, बिवा है, सांगर है, कहाँ गई ये सब। हाँ ठीक है, खुर्रम हो गई, टोची है एक, उसके साथ साथ गोमल है, विभोआ है, सांगर है, ये सारी की सारी इसको ऐड करती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसका फ्लो आगे की तरफ रहता है, और ये एक जगह होती है जिसका नाम है, सॉरी, साउथ की तरफ इसका मूवमेंट रहता है, प्लीज म्यूट योर माइक। साउथ की तरफ इसका मूवमेंट होता है, और यहाँ मिठान कोट नाम की जगह है। ठीक है, हाँ, मिठान कोट नाम की जगह है, यहाँ पर, प्लीज म्यूट योर माइक भाई। मिठान कोट पे ये पंचनद से मिलती है। पंचनद कौन सी, आपकी सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, और एक दो तीन चार और एक और थी यार, सतलज, रावी, चेनाब और 20, हाँ, ये 5 रिवर्स मिला के आपकी बनाती है पंचनद। ठीक है, तो ये पंचनद नाम की जगह जो होती है, सॉरी, पंचनद जो होती है, उनसे जाके इंडस रिवर सिस्टम आपकी मिठान कोट पे मिलती है। और इसके बाद में ये भाई कराची से होते हुए आपका जो कराची के ईस्ट से होते हुए ये फ्लो आपका इसका निकल जाता है अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर का, ये सिर्फ इंडस रिवर का था। इसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से कहाँ जा रही है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है मेन, उनका फ्लो क्या रहता है। तो भाई सबसे पहला इसका फ्लो, सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम की। झेलम का जो पौराणिक नाम है दैट इज वितस्ता। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो जो झेलम है आपकी, झेलम स्टार्ट होती है यहाँ से, ये पीर पंजाल जो आपकी रेंजेस हैं कश्मीर में, वहां पे एक स्प्रिंग है, मतलब एक पानी का सोता है, इसका नाम है वेरीनाग। ठीक है, कश्मीर वैली में पड़ता है। यहाँ से इस पानी के सोते से जो झेलम रिवर है वो स्टार्ट होती है, फिर ये श्रीनगर के थ्रू फ्लो होती है, श्रीनगर के पास से, और यहाँ जो वुलर लेक है ये उसके थ्रू भी फ्लो होती है, और फिर उसके बाद ये झांग नाम का इलाका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर झांग नाम का इलाका है, वहां पे ये क्या करती है, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ से करती है, और फिर ये पाकिस्तान में इसका ये फ्लो रहता है, और यहाँ पर चेनाब को ज्वाइन करती है, इस जगह का नाम है झांग। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये आगे फ्लो करती है और पंचनद का पार्ट बन जाती है। ये था आपका झेलम। नेक्स्ट आता है चेनाब। चेनाब का जो पौराणिक नाम है दैट इज अस्किनी। तो ये चेनाब जो है ये इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, 2 स्ट्रीम्स रहती हैं, एक रहती है आपकी चंद्र और दूसरी रहती है भागा। ठीक है, ये बारालाचा पास जो है लाहौल स्पीति के पास में, वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है तंडी, तंडी केलोंग के पास में, वहां पर ये दोनों ज्वाइन हो जाती है, इनका नाम हो जाता है चंद्र भागा। ठीक है, और फिर ये एक बन के फ्लो करती हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ पर पीर पंजाल रेंज है आपकी, ग्रेटर ग्रेटर हिमालयाज जो रेंज है, इनके बीच में ये फ्लो करती हैं, और फिर इंडिया में, सॉरी, पाकिस्तान में एंटर करती हैं इस एरिया में। ठीक है, इंडिया में जो इनकी लेंथ रहती है दैट इज अराउंड 1180 किलोमीटर। यहाँ पर बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि सलाल है, बगलियार है और दुलस्ती, वो चेनाब रिवर पे ही बने हुए हैं। ठीक है, एंड देन फिर आती है आपकी रावी। रावी का जो पौराणिक नाम है वो पौरुषनी भी है और इरावती, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। अब ये कहाँ पे होती है, जो रावी का आपका स्टार्टिंग होती है वो होती है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया बेसिकली है रोहतांग पास का। ठीक है, जो कुल्लू हिल्स हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, उनके वेस्ट का एरिया है रोहतांग पास का, यहाँ पर ये स्टार्ट होती है। और जो पीर पंजाल रेंजेस के जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से इसका, रावी, हाँ, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लो करती है।
ठीक है, धौलाधार रेंजेस यहाँ पर आ जाती हैं, पीर पंजाल रेंजेस भी आ जाती हैं, पंजाब में एंटर करती है ये। और ये एकमात्र आपकी ऐसी रिवर है जो बॉर्डर में पाकिस्तान के पैरेलल, पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल फ्लो करती है। ये जो इलाका है ना, ये यहाँ पे ये पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल में फ्लो करती है पंजाब में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है दैट विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज पैरेलल टू द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज रावी। ठीक है, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान एंटर कर जाती हैं और ये चेनाब को ज्वाइन करती हैं इस जगह पे। इस जगह का नाम है सराय सिद्धू। सराय सिद्धू में जो रावी है चेनाब को ज्वाइन करती है। और फिर आती है आपकी 20 या फिर व्यास या विपास या फिर अर्किकिया, ये इसके पौराणिक नाम है। तो ये भी क्या है भाई, आपकी रावी नदी के पास में ही स्टार्ट होता है, व्यास का भी यहीं पर स्टार्ट होता है इसका भी। एक जगह है, उस जगह का नाम है व्यास कुंड। ठीक है, वहां पर इसका ओरिजिनेशन होता है, रोहतांग पास में है, कुल्लू वैली में भी ये भी कुल्लू वैली में ही सिचुएटेड है। और वहां से निकल के क्या करती है, ये कोटी और लारगी है। ये जो कोटी और लारगी नाम की जगह है जो आपकी धौलाधार रेंज में पड़ती हैं, वहां पर ये बड़े बड़े गॉर्ज बनाती हैं। इसके साथ साथ ये कांगड़ा जो वैली है उसमें इसका फ्लो रहता है, पंजाब प्लेन में एंटर करती है और सतलुज नदी उसको मिलती है कहाँ पे, यहाँ हरके पे। एक जगह है हरके, हरके दून मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, तो जो हरके दून नाम की जगह है, हरके नाम की जगह है, वहां पर सतलज जो है और व्यास दोनों आपस में मिलती हैं, फिर एक होके आगे बढ़ती हैं। तो व्यास इंडस रिवर सिस्टम की एकमात्र ऐसी रिवर है जो डायरेक्टली पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है, सतलज के थ्रू करती है। उसका पूरा का पूरा फ्लो इंडिया में ही है। ठीक है, तो टोटल लेंथ इसकी इंडिया में कितनी है, 465 किलोमीटर। फिर आती है आपकी सबसे लास्ट दैट इज सतलज, जिसको इसका एंशिएंट नाम सताद्रु या फिर सतुत्री भी है। ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो भाई इंडस रिवर के साथ साथ जो सतलज है ये भी आपकी कहाँ ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर में। तो दो रिवर हैं जो आपकी मानसरोवर लेक के पास में होती है, एक होती है इंडस और दूसरी है सतलज। ठीक है, तो भाई मानसरोवर लेक के पास में, सॉरी, मानसरोवर जो रेंज है वो उसके पास में राक्षस लेक नाम की जगह है। राक्षस तालाब है मानसरोवर के पास, तिब्बत चाइना में, वहां पर इसका ओरिजिनेशन होता है। और वहां पर इसका नाम होता है लांगचेन खंबाव। ठीक है, ये इंडस रिवर के पैरेलल में फ्लो करती है तकरीबन 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक ये करती है। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर गॉर्ज बनाती है जस्कार और लद्दाख रेंज के बीच में। और फिर ये इंडिया में एंटर, सॉरी, ये बनाती है गॉर्ज यहाँ बनाती है, इंडिया में एंटर करती है ये हिमाचल प्रदेश में। कौन सी जगह, वो जगह है शिपकीला पास। शिपकीला पास में ये एंटर करती है अराउंड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 400 सॉरी 4300 मीटर। इस एल्टीट्यूड पे शिपकीला पे एंटर करती है, जस्कार रेंज को कट करती है और धौलाधार रेंज को क्रॉस करती है। और उसके बाद ये जो भाखड़ा नंगल पैनाल सिस्टम है, इसमें काफी सारा पानी कंट्रीब्यूट करती है। और फिर इसके बाद में ब्यास इसको यहाँ जोड़ती है हरिके के पास में। और फिर भाई ये आपकी जो है वो पंजाब प्लेन में से होते हुए पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। इसका जो लेंथ है इंडिया में दैट इज 1050 किलोमीटर। ये बेसिकली एक एंटीसीडेंट रिवर की कैटेगरी में आती है, मतलब ये अपना ओरिजिनल कोर्स जो है उसको फ्लो, उसको मेंटेन करके चलती है। ठीक है, तो ये था आपका इंडस रिवर सिस्टम। कोई डाउट, नो सर। समझ में आया यस सर। अच्छे से बिल्कुल सर। यस सर। सबको चेकअप ले लो सर। चलो ठीक है। आ गया सर। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आता है आपका गंगा सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम हो गया, अब गंगा सिस्टम करेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र करेंगे, फिर हम थोड़ा सा पेनिसुलर रिवर सिस्टम देखेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम का जो फ्लो है इंडिया में वो है 2525 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया में। इसका इंडिया में रहता है, थोड़ा बहुत वहां जाके बांग्लादेश में भी जाता है। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है, इसका ओरिजिनेशन होता है यहाँ पे, गंगोत्री ग्लेशियर है कौमुक में, उत्तरकाशी नाम की जगह है, वहां पर उत्तराखंड में इसका ओरिजिनेशन होता है। और यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे इसको जाना जाता है भागीरथी नाम से, यहाँ तक, यहाँ तक इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है। और फिर देव प्रयाग पे ये अलकनंदा रिवर से मिलती है। ठीक है,
ये दोनों मिलती, प्रयाग का मतलब ये तो कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। प्रयाग मतलब कॉन्फ्लुएंस, मतलब मिलन। तो यहाँ पर इसका जो ज्वाइन होती है वो होती है अलकनंदा रिवर से, देव प्रयाग पे भागीरथी अलकनंदा से मिल रही है, और तब इसको गढ़वाल रीजन में यहाँ से इसको गंगा रिवर से नाम से जाना जाता, पहले गंगा रिवर नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है। तो देवप्रयाग एक आपकी जगह हो गई। अब अलकनंदा रिवर है, उसका सोर्स क्या है? तो अलकनंदा जो रिवर है उसका सोर्स है यहाँ पे, वो है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ में, यहाँ पर अलकनंदा रिवर है ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे बेसिकली आपकी दो रिवर्स होती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है। धौली गंगा है, विष्णु गंगा है। बेसिकली ये धौली गंगा नाम से, यहाँ तक धौली गंगा नाम से होती है, और यहाँ पर होती है विष्णु गंगा। तो ये दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग पे, और फिर ये बन जाती है अलकनंदा। इसके बाद आगे ये बढ़ती रहती है, अलग अलग रिवर्स इसको ज्वाइन करती रहती हैं, और उसके हिसाब से एल्टीट्यूड के हिसाब से आपके प्रयाग बनते जाते हैं। सबसे ऊपर आता है विष्णु प्रयाग, उसके ऊपर आता है, हाँ सॉरी, विष्णु प्रयाग आ गया। और फिर यहाँ पर जो नंद प्रयाग पे जो है वो पिंडर नाम की रिवर है, वो ऐड करती है, तो भाई आपका नंद प्रयाग हो गया। और फिर उसके बाद आपका कर्ण प्रयाग हो गया। मंदाकिनी है जो आपको वो रुद्र प्रयाग पे ज्वाइन करती है, और आगे देव प्रयाग पे जो अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, ठीक है। तो 5 टोटल कॉन्फ्लुएंसेस हैं एल्टीट्यूड के हिसाब से गंगा रिवर सिस्टम में। सबसे पहले आपका आता है विष्णु प्रयाग, आपको ये एल्टीट्यूड के हिसाब से याद होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका नंद प्रयाग, तीसरा आता है आपका कर्ण प्रयाग, चौथा आता है आपका रुद्र प्रयाग, और पांचवा जहां फाइनली गंगा बनती है दैट इज देव प्रयाग, ठीक है। अब गंगा जो रिवर है वो प्लेन्स में कहाँ आती है? तो प्लेन्स में ये बेसिकली आपकी आती है हरिद्वार के पास में। हरिद्वार के पास में ये मैदानी इलाकों में एंटर कर जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये साउथ की तरफ मूव करती है, यहाँ साउथ की तरफ मूव करती है, जो प्रयागराज नाम की जगह है जिससे पहले इलाहाबाद नाम के जाना जाता था, वहां मूव करती है। और फिर इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट की तरफ हो जाता है, ठीक है, ईस्ट की तरफ हो जाता है। और बिहार यानी कि भागलपुर वगैरह साइड से एरिया से फिर ये आगे बंगाल की तरफ जाती है, ये। अब यहां से आपने देखा कि भाई पहले इसने साउथ की तरफ मूव किया, ठीक है। साउथ के बाद में इसका जो प्रयागराज से फिर इसका ईस्ट की तरफ मूवमेंट हो गया, और यहाँ पर फरक्का नाम की जगह है, ठीक है। फरक्का नाम की जगह पे क्या करते हैं, ये दो ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फरक्का नाम की जगह पे इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हो गई, या फिर बेसिकली उनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो आपका बेसिक पानी कंट्रीब्यूट भी करती हैं। तो दो आपकी ट्रिब्यूटरीज, वैसे बेसिकली नॉर्मल टर्म ट्रिब्यूटरीज यूज करेंगे, दो ट्रिब्यूटरीज हैं फरक्का में, वेस्ट बंगाल में स्प्लिट हो जाती है। एक इसका नाम है भागीरथी, और दूसरी का नाम जो आपकी फर्दर जाके हुगली बन जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, एक का नाम है भागीरथी, जो छोटी मोटी स्ट्रीम होती है, और वो फर्दर आगे जाके हुगली बन जाती है। और बाकी ये जो सागर, गंगा सागर आइलैंड है, यहाँ पे ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और दूसरी जो है वो निकल जाती है बांग्लादेश की तरफ, इसमें इसका नाम हो जाता है पद्मा रिवर। और इसको ज्वाइन करती है, इसको ज्वाइन किया जाता है जमुना रिवर से। एक दूसरी रिवर होती है जमुना, जो ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो इसको ऐड करती है यहाँ पे। और फर्दर एक और रिवर इसको ऐड करती है, दैट इज मेघना, ठीक है। मेघना इसको जब ऐड कर लेती है तो फिर ये मेघना नाम से ही ब्रह्म सॉरी बांग्लादेश में फ्लो करती है, ठीक है। अब मेघना क्या है, मेघना इज द सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। और फिर ये भी जो है बे ऑफ बंगाल में आपका डिस्चार्ज हो जाती है। अब जो मेघना रिवर जो है ना, वो बेसिकली बनाती है आपके एस्चुरीज, ठीक है। दो चीजें होती हैं, पहला होता है आपका डेल्टा, जो यहाँ बनता है आपका सुंदरबंस वगैरह में जो है, और दूसरी होती है एस्चुरी। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मैंने आपको बताया था, रिवर का फ्लो आया और रिवर जो है अलग अलग चैनल्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। एस्चुरी क्या होता है कि ये जो रिवर का माउथ है, जो रिवर है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, उसके आसपास ये इस तरीके का लैंड है, काफी ज्यादा लैंड बना हुआ है, और ये आपका सी है। तो यहाँ पे जो फ्लो सिंपल एक रहता है, इसके आगे जो सी वाटर है नहीं बढ़ पाता है, थोड़ा बहुत कभी इधर अंदर आ जाता है, उस एरिया को बोला जाता है एस्चुरी, ठीक है। सेमी क्लोज्ड वाटर बॉडी जो रहती है आपकी, जो ओपन सी के साथ में कनेक्टेड रहती है, यहाँ पर सॉल्ट वाटर होता है, यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर रहता है, इनकी इंटरमिक्सिंग किस एरिया में होती है, ये आपकी होती है एस्चुरीज। यहाँ पर लेवल प्लेटफॉर्म रहता है, जबकि डेल्टा में क्या रहता है, डेल्टा में इस तरीके से इंक्लाइंड रहता है। इसमें सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, जो रिवर अपने पूरे फ्लो में से लेके आई होती है। जो गंगा रिवर यहाँ से सेडिमेंट लेके आ रही है, पूरा जो लेके आ रही है, वो भाई वो यहाँ पर आके जमा कर रही है,
ठीक है, रास्ते में भी छूटती जा रही है लेकिन यहाँ पे भी जमा कर रही है, तो उसकी वजह से डेल्टा के फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पर सुंदरबन के जो डेल्टा हैं वो बनते हैं। इनका नाम कहाँ से डिराइव्ड है, इनका नाम डिराइव्ड है सुंदरी ट्री, जो यहाँ पर होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वेजिटेशन वाले चैप्टर में बताऊँ मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। अभी इतना समझ लो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होती है जिनकी रूट्स ऊपर की तरफ होती हैं, आधे पानी में डूबे रहते हैं और आधी रूट्स उनकी ऊपर की तरफ होती है, वहां से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड के लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, डेल्टा की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया का, वो भी पाई जाती है गंगा रिवर में। इसके फ्लो में इंडेंजर्ड है, इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका। ठीक है, और एक और चीज थी इसमें, हाँ, इसकी जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है। पहली है गंगा, जो इसको राइट से ज्वाइन करती है, और दूसरी है सोन। ये ये इसकी दोनों मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भाई इसकी बहुत सारी आ जाती हैं। इसमें आपकी राम गंगा आ जाती है, गोमती आ जाती है, घग्गर या घाघरा आ जाती है, गंडक आ जाती है, कोसी आ जाती है, और सबसे लास्ट में इसकी जो ईस्टर्न मोस्ट है, इसमें शो नहीं है, महानंदा, महानंदा भी आ जाती है। ठीक है, ये सब इसको यहाँ पे ज्वाइन करती हैं। और फिर क्या था, हाँ, एक और चीज, अंबाला वाटर डिवाइड। तो अंबाला वाटर डिवाइड बेसिकली क्या है, अंबाला वाटर डिवाइड आपका यहाँ है, यहाँ से आपकी सतलज और वो सब रिवर्स जाती हैं। तो अंबाला के पास में, अंबाला एक वाटर डिवाइड के तौर पे काम करता है। ये आपकी इंडस रिवर है, ये फ्लो हो रही है, और यहाँ अंबाला जो है वो सिटी लोकेटेड है, जो थोड़ी एलिवेटेड एरिया में है। इसी वजह से जो गंगा रिवर है और जो इंडस रिवर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एलिवेटेड एरिया अंबाला जो है वो एक वाटर डिवाइड का काम यहाँ पे करता है। कोई डाउट। Sir, I have नो a सर। doubt, sir. एक सेकंड, एक और चीज और, हाँ, और अंबाला से जब सुंदरबन के लिए फ्लो जो जाता है ना, तब इसका जो स्लोप है ना वो काफी मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जाता है, अराउंड 300 मीटर का इसका स्लोप रहता है। ठीक है, और वहां से फिर ये मिएंडर्स बनाती है इस तरीके से। हाँ जी राहुल बोलिए। Sir, what is Faraka, sir? फरक्का इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल। Please. Okay, sir. फरक्का बैरेज इज देयर। ठीक है, Okay, sir. तो ये हमने देखा गंगा रिवर का पूरा मेन कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसकी मेन में ट्रिब्यूटरीज कौन सी। अब हम इनकी ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना रिवर की। ठीक है, यमुना जो है वो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, सेकंड लार्जेस्ट, जो सॉरी 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 सॉरी, लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट आपको वॉल्यूम के हिसाब से आ जाता है, और लॉन्गेस्ट जो है वो लेंथ के हिसाब से आता है। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसका जो फ्लो रहता है, लेंथ रहती है 1376 किलोमीटर रहता है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है, इसका ओरिजिनेशन होता है यहाँ पे, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर में एक रेंज है जिसको बंदर पूंछ रेंज नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन होता है। और ये कहाँ मिलती है गंगा को, ये गंगा को मिलती है आपकी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, ये आपको बताया था, ये गंगा रिवर से यहाँ प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, जिसको त्रिवेणी संगम नाम से जाना जाता है, वहाँ ये गंगा रिवर को मिलती है। और इसके साथ साथ जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की ये बाउंड्री बना के हुए आती है। इसको कौन कौन सी रिवर ऐड करती हैं, इसको ऐड करती है चंबल। ठीक है, चंबल के साथ साथ सिंध, ये जगह जहां मैं बैठा हूँ, और इसके साथ साथ बेतवा रिवर है, वो भी इसको ज्वाइन करती है। केन रिवर है, वो भी इसको ज्वाइन करती है। ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका फ्लो इस तरफ की तरफ है, तो ये राइट की तरफ है। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करेंगे तो कुछ और रिवर्स आ जाती हैं, जैसे कि हिंडन आ जाती है, रिंद आ जाती है, सेंगर आ जाती है, वरुणा आ जाती है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो है टॉन्स। टॉन्स को ऐड करती है, एक सेकंड, टॉन्स इसमें था, नहीं टॉन्स इसमें नहीं है। ठीक है, टॉन्स जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, वो भी बंदरपेंच रून से, सॉरी रेंज से उसका फ्लो होता है, और वो भी ज्वाइन करती है यमुना को। ठीक है, तो यमुना रिवर क्या है, आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब यमुना रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल।
ठीक है। चंबल का ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है? चंबल का ओरिजिनेशन होता है यहाँ पे। ये जगह कौन सी है? ये विंध्य रेंज के अंदर सिंगार चौरी पीक आती है, एक माउंटेन टाइप का है, वहां पर विंध्य रेंज में महू के पास में। ठीक है, जो मालवा प्लेचू में यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स में पड़ता है। यहाँ पर ओरिजिनेशन होता है चंबल का। महू का सिग्निफिकेंस आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर यंग ऑफिसर कोर्स होते हैं, वायु कोर्स जो रहते हैं इन्फेंट्री के, वो यहाँ पर कोर्सेज होते हैं। ये इंदौर के पास वाली जगह है, काफी कैंटोनमेंट है, काफी बढ़िया। मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा महू के बारे में। इन्फेंट्री स्कूल है ना सर वहाँ पे? यस हाँ, सर, वायु कोर्स इन्फेंट्री होता स्कूल। है इन्फेंट्री वाले ऑफिसर्स का। तो महू के पास में इसका क्या था, ओरिजिनेशन होता है सिंगार चौरी पीक में, मालवा एरिया आ जाता है पूरा इंदौर वाला। अब इसके बाद क्या होती है, ये आगे फ्लो करती है और आगे फ्लो करती है, ये कोटा से होते हुए, ये कोटा है, यहाँ से बूंदी है, उसके थ्रू फ्लो करते हुए ये सवाई माधोपुर जाएगी और धौलपुर जाएगी, और यहाँ पे जो है ये क्या करेगी, आपकी ज्वाइन कर जाती है। एक सेकेंड, हाँ, फिर ये जाके आपकी यमुना रिवर को ज्वाइन कर जाती है। ठीक है। अब इसके साथ साथ ये पूरा चंबल एरिया जो है, ये ग्वालियर भिंड धौलपुर वाला, यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था रिवाइंस यानी कि बीहड़। ठीक है, तो बैडलैंड टोपोग्राफी होती है, वो भी यहाँ पे फॉर्म होती है। और फिर इसके बाद में अरावली रेंज की तरफ जब ये जाती है, तो उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है राजस्थान की, दैट इज बनास। बनास रिवर है, वो इसको ऐड करती है। इसके साथ साथ इसको और रिवर्स भी ऐड करती है, जैसे कि काली सिंध है, काली सिंध भी इसको ऐड करती है, इसमें ऐड होती है। ठीक है, काली सिंध प्लस पार्वती, एक पार्वती रिवर, ये भी इसको ऐड करती है। ठीक है, ये मालवा प्लेट्यू में पड़ती हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस पे मेजर डैम्स वगैरह कौन कौन से हैं? सबसे पहले गांधी सागर डैम। गांधी सागर जो डैम है वो मंदसौर और नीमच, इन दोनों के पास में सिचुएटेड है। ये बेसिकली राजस्थान एमपी का बॉर्डर एरिया पड़ जाता है। तो ये हीराकुड डैम डैम के बाद में सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वर जो है, वो आपका गांधी सागर डैम है। इसके बाद राणा प्रताप सागर डैम है, जो चित्तौड़गढ़ के पास में यहाँ पर सॉरी हाँ, रावत भाटा नाम की जगह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, वहां पर राणा प्रताप सागर डैम है इस पे। इसके बाद कोटा में जब आप जाओगे तो जवाहर सागर डैम है कोटा में, और इसके साथ साथ कोटा बैराज भी है, जो राजस्थान और एमपी में इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी एक और है, दैट इज सिंध, यमुना रिवर की, वो हम देखते हैं। तो हमें ओरिजिनेशन देखना है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? इसका ओरिजिनेशन होता है यहाँ मालवा प्लेट्यू के पास में, विदिशा के पास जगह है। मनी, इस पे जो मेजर इंपॉर्टेंट डैम है दैट इज मनीखेड़ा डैम। ठीक है, सिंध रिवर पे। और फिर आती है बेतवा रिवर आपकी। तो बेतवा जो रिवर है उसका जो ओरिजिनेशन होता है वो भी एमपी में होशंगाबाद के नॉर्थ में इसका ओरिजिनेशन होता है, विंध्य रेंज पड़ती है यहाँ पे भी। और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, दैट इज केन वेतवा रिवर, सॉरी, होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम हो चुका है। तो केन वेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो पूरा बुंदेलखंड रीजन है, वो उसके जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, जो ड्राउट अफेक्टेड इलाके हैं, उनमें पानी देने के लिए इंडिया का पहला इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, बेतवा की बात हो गई। अब इस बाद केन की बात आती है। जो केन रिवर है इसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? इसका ओरिजिनेशन होता है कैमूर रेंज में। कैमूर रेंज यानी कि जबलपुर में एक गांव है, उसका नाम है अहिर गवन। अहिर गवन नाम का जो गांव है उसके पास में कैमूर रेंज में, जो विंध्य रेंज का ही पार्ट होती है कैमूर रेंज, वहां पर इसका ओरिजिनेशन होता है जबलपुर में। यहाँ पे केन घड़ियाल सेंचुरी इस रिवर पे बनी हुई है। इसके साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व भी इसकी विसिनिटी में है। ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली गंगा रिवर की, जो भी भाई आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। अब हम बात करेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आ जाती है आपकी रामगंगा। रामगंगा का नाम पौराणिक रथवाहिनी भी है। इसका ओरिजिनेशन होता है पौड़ी गढ़वाल रेंज में, यहाँ पर दूधाटोली रेंज है, यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन होता है। शिवालिक जो फुटहिल्स हैं उनको ये क्या बोलते हैं, क्रॉस करती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो होने वाली एकमात्र रिवर है, तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो होती है, साउथ वेस्ट की तरफ जाती है, और यूपी में ये तकरीबन नजीबाबाद नाम की जगह है, वहां पर मैदानी इलाकों में आती है। और गंगा रिवर से कहाँ ज्वाइन होती है? गंगा रिवर से ये यहाँ ज्वाइन होती है, ये जगह है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज जो फतेहगढ़ नाम की जगह है, यहाँ पर ये गंगा रिवर से ज्वाइन होती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी गोमती।
जो गोमती आपकी रिवर है, जो लखनऊ की काफी प्रोमिनेंट रिवर है, वहां पे ये मॉनसून और ग्राउंड फेड है। ये बाकी जो रिवर्स है ना, ये सारी ग्लेशियर फेड है। लेकिन गोमती रिवर जो है वो मॉनसून और ग्राउंड फेड है, मतलब इसमें पानी ग्राउंड से आता है। ये हिमालयन रिवर नहीं है। एक माधव टंडा नाम की जगह है पीलीभीत में। ठीक है, एक सेकंड, नहीं, सॉरी 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 सॉरी। गोमती जो है, इसका ओरिजिनेशन यहाँ पे होता है। ये गोमत ताल नाम की जगह है। गोमत ताल नाम की जगह है, जिसको फुलहार झील भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन होता है। तो हम बात कर रहे थे गोमती रिवर की। गोमती का जैसे मैंने आपको बताया कि गोमती जो है वो मॉनसून रिवर है, मतलब इसमें बारिश का पानी जाता है। ये ग्राउंड फेड है, ये हिमालयन रिवर नहीं है, हिमालयास में ओरिजिनेट ये नहीं होती है। ये कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? गोमत ताल नाम की जगह है, जिसको फुलार झील भी कहा जाता है। ये पीलीभीत में जगह है, जिसका नाम है माधो टंडा। ठीक है, माधव टंडा पे पीलीभीत के पास गोमतपुर फुलार झील है, यहाँ पर गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है। अब ये कहाँ मिलती है गंगा रिवर से? दैट इज वाराणसी। वाराणसी में गोमती रिवर मिलती है गंगा रिवर से। और यहाँ पर गोमती और गंगा का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, जो संगम होता है, वहां पे एक बहुत फेमस मंदिर बना हुआ, दैट इज मार्कंडेय महादेव टेम्पल। ठीक है, ये आपकी थी गोमती रिवर की बात। अब इसके बाद आती है गंडक रिवर। ठीक है, ये वाली। तो गंडक जो रिवर है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? उसका ओरिजिनेशन होता है न्यूवाइन हिमल ग्लेशियर। नुबाइन हिमल ग्लेशियर है। यहाँ पर आपकी दो बेसिक स्ट्रीम्स होती हैं, एक है काली गंडक और दूसरी है त्रिशूल गंगा। ठीक है, ये जो दो रिवर्स होती हैं, ये मिलके आपकी गंडक रिवर बनाती हैं। ये नेपाल हिमालयस वाला एरिया आता है, यहाँ पर ये राइज होती हैं और फिर ये नीचे की तरफ आती हैं, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के पास से होती हुई, और इंडिया में एंटर करती है यहाँ चंपारण पे। ठीक है, चंपारण जो बिहार में जो चंपारण है, वहां पर ये इंडिया में एंटर करती हैं। और गंगा को ये ज्वाइन करती है यहाँ पे, ये जगह है सोनपुर। ठीक है, बिहार में सोनपुर है। यहाँ पर ये एंड सॉरी, पटना के पास में जगह है सोनपुर। यहाँ पे ये गंगा से मीट करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है घाघर या फिर घाघरा। तो जो घग्गर या घाघरा है, ये आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, कोई बताएगा? यमुना। यमुना। यमुना सेकंड लार्जेस्ट है, वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट बोलते हैं हम। तो लार्जेस्ट आपकी आती है घाघर, और सेकंड लॉन्गेस्ट है। तो यमुना और घाघरा को इंटरचेंजेबली यूज कैसे करेंगे? यमुना इज द लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, और घाघर क्या है? लार्जेस्ट एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये इन दोनों रिवर्स का है। अब ये कहाँ पे ऑरिजिनेट होती है? ये ऑरिजिनेट होती है इस जगह पे। इस जगह एक ग्लेशियर है, जिसका नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर। मानसरोवर के पास में ग्लेशियर है, यहाँ पर ये ऑरिजिनेट होती है। ये पेरिनियल रिवर है, मतलब इसका वाटर का फ्लो बहुत अच्छा है इसमें, और इस साल के हमेशा 12 महीने बहती रहती है। इसकी टोटल लेंथ है 1080 किलोमीटर। ठीक है, जो ये नीचे की तरफ आती है, तो इसका नाम होता है, इसको सरयू रिवर नाम से जाना जाता है, जो अयोध्या के थ्रू फ्लो होती है। ठीक है, लोअर जो घाघर है, उसको सरयू रिवर से जाना जाता है। इसके साथ साथ इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि तिला है, सेती है, बेरी है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये नीचे की तरफ फ्लो होती है, और सॉरी, नीचे की तरफ फ्लो होती है, और शिवालिक हिल्स में एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है। और इसके साथ साथ इसमें एक और रिवर ऐड करती है, जो मैंने आपको बताया था, काली गंगा ऐड करती है इसमें। और ये मिलती है रेवलगंज नाम की जगह है। ठीक है, रेवलगंज जो बिहार में जगह, छपरा के पास में जगह है, वहां पर ये मिलती है गंगा रिवर से। ठीक है, और फिर इसके बाद आती है आपकी कोसी। कोसी या फिर कोशी, इसको सौरो बिहार कहा जाता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ आने की बहुत जो वजह है, वो कोसी की वजह से ही आती है। इसकी जो मेन स्ट्रीम रहती है कोसी की, वो रहती है अरुण। मेरा ही नाम है। तो जो मेन स्ट्रीम है, दैट इज अरुण। ये माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ की तरफ राइज होती है, और फिर इसके बाद में ये सेंट्रल हिमालयास को क्रॉस करती हुई। ठीक है, इसमें एक और रिवर है सन कोसी, सॉरी, सन कोसी है, वो इसको वेस्ट से ऐड करती है, और ईस्ट से इसको ऐड करती है तमूर कोसी। ये दोनों ऐड करके सप्त कोसी बना लेती हैं। जब ये अरुण के साथ में टोटल ऐड होके आगे जाती है, इनको सप्त कोसी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आती है आपकी दामोदर। तो दामोदर जो है, वो आपकी यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्ट साइड से है, यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन होता है। और ये हुगली रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, ड्रेन होने से थोड़ा पहले ही हुगली रिवर को ये ज्वाइन करती है, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी दैट इज बराका।
फिर आती है आपकी शारदा या फिर शारदा। ये नेपाल हिमालय में, शारदा के बारे में देख, नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये आपकी मिलम ग्लेशियर नाम की जगह है, गौरी गंगा वहां पर इसको नाम से जाना जाता है। वहां पर नेपाल हिमालयाज में इसका ओरिजिनेशन होता है। इसको काली या फिर चौका नाम से भी जाना जाता है, ये इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में। और ये घग्गर रिवर को ज्वाइन करती है, तो इसको सरयू रिवर नाम से भी जाना जाता है। घाघरा रिवर की जो लोअर पार्ट होते हैं उसको ज्वाइन करने से पहले इसको सरयू रिवर नाम से जाना जाता है, फिर ये घग्गर को ज्वाइन कर लेती है। और फिर उसके बाद आती है आपकी महानंदा। महानंदा जो रिवर है वो आपकी वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। एक सेकंड, महानंदा नहीं दे रखी इसमें, ठीक है। महानंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दार्जिलिंग हिल से। ये दार्जिलिंग हिल्स जो वेस्ट बंगाल में है आपके, वहां पर ये ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद ये क्या करती है, क्या बोलते हैं, गंगा को सबसे लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे लास्ट में कौन सी आपकी आती है? सबसे लास्ट में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज महानंदा। क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म होता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट, या फिर लास्ट लेफ्ट ईस्टर्न मोस्ट कह लो, ईस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, या फिर लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दैट इज महानंदा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आती है आपकी सोन सबसे लास्ट में। तो सोन साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ठीक। ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू में। अमरकंटक प्लेट्यू में ओरिजिनेट होती है, कैमूर हिल्स के पैरेलल में फ्लो करती है। और ये पटना के पास यहाँ पहुंचती है आरा, और यहाँ ये ज्वाइन करती है गंगा रिवर को, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ ये सारे बहुत सिलेक्टिव हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो भाई करते रहना। अब नेक्स्ट आता है आपका ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र को हम लोहित नाम से भी जानते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 2880 किलोमीटर। इसका भी जो ओरिजिनेशन होता है कहाँ होता है? इसका ओरिजिनेशन होता है चेमा यंगडोंग जो ग्लेशियर है वहां पर इसका ओरिजिनेशन होता है, कैलाश रेंज में मानसरोवर के पास, ठीक है। इसको जब ये यहाँ पर फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, तो इसको एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है भुल्लुम बुथुर। तो बोडोस होते हैं जो नेटिव ओरिजिनल एबिडेंट्स हैं इस एरिया के, यहाँ पर इसको भुल्लुम बुथुर नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शोर करती है, बहुत ज्यादा शोर करती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया भुल्लुम बुथुर, ठीक है। अब तिब्बत से होते हुए ईस्ट की तरफ मूवमेंट होता है इसका, तिब्बत से इसको ईस्ट की तरफ मूवमेंट होता है। और इसको वहां जाना जाता है सांगपो नाम से, या फिर यारलंग सांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है द प्यूरिफायर, पवित्र कर देने वाला। सेंट्रल हिमालयाज में ये एक बड़ा सा गॉर्ज बनाती है, ठीक है। नामचा वर्मा नाम का पर्वत है, वहां पर एक बहुत बड़ा सा ये गॉर्ज बनाती है नामचा वर्मा के पास में। और फिर ये एंटर करती है इंडिया में सादिया टाउन के पास, ठीक है। असम वैली, सॉरी नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये नामचा वर्मा के साथ इंडिया में एंटर करती है। और यहां से ये एंटर करते करते इसका नाम होता है सियांग, सियांग नाम से एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश के जैसे ही प्लेन्स में पहुंचती है तब इसका नाम हो जाता है देहांग, ठीक है। और फिर जब इसको असम में एंटर करना होता है तो असम प्लेन्स में ये सदिया जो टाउन है असम वैली का, वहां पर ये एंटर करती है। और इसके बाद इसकी जो साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो आ जाती है दिबांग, जिसको सिकांग नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी है लोहित, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। असम वैली में जो इसका पूरा का पूरा, हाँ ये आ गया, ये आपकी लोहित है, ये आपकी दिबांग है। असम वैली में इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 750 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जैसे मैंने बताया, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बूढ़ी दिहंग आ जाती है, धनसारी आ जाती है, कलंग आ जाती है। राइट बैंक में इसकी सुवांसरी आ जाती है, कामेंग है, मानस है, मानस है, संकोस है, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है। अब उसके बाद क्या होता है कि असम वैली में डिब्रूगढ़ और लखीमपुर नाम की जगह है, वहां पर ये दो वाटर बॉडीज में या फिर दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। इसमें एक चैनल का नाम है नॉर्दर्न खेरकुटिया और दूसरे का नाम है सदर्न ब्रह्मपुत्र। ये दो वाटर चैनल्स में डिवाइड हो जाती है जो आगे जाके फर्दर ज्वाइन हो जाते हैं, और ये बनाते हैं मौजूली आइलैंड। मौजूली आइलैंड कौन सा है? ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। आइलैंड आपकी जनरली सी में बनते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवर के पास भी आइलैंड है, रिवर्स में भी आइलैंड वैसे बनते हैं। तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड आपका है कौन सा? मौजूली आइलैंड।
इसके बाद ये भाई गुवाहाटी में आती है। गुवाहाटी में इसकी जो लेंथ और जो वाइडनेस रहती है वो 1 किलोमीटर के आसपास ही रहती है। फिर ये धुबरी के पास में आके क्या करती है, बांग्लादेश में एंटर करती है और गारो हिल्स के पास में, और फिर ये साउथ की तरफ मूव करती है। यहाँ पर इसको जो राइट बैंक पे इसको तीस्ता रिवर है, हाँ, तीस्ता रिवर इसको ऐड करती है। और फिर इसको जमुना नाम से जाना जाता है, जो पद्मा रिवर से ऐड हो जाती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है। अब ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये फ्लड्स के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। जो आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, वो ब्रह्मपुत्र की वजह से आते हैं। चैनल शिफ्टिंग भी एक इसका मेजर फीचर है। चैनल शिफ्टिंग मतलब रिवर अपना कोर्स चेंज करती रहती है, अपने चैनल्स चेंज करती रहती है। और बैंक इरोजन, जो तटबंध होते हैं आपके, जो बैंक्स होते हैं, रिवर बैंक होते हैं, उनको भी ये जनरली तोड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लो बहुत ज्यादा आता है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई माउंटेन पीक है, दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की। वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र बेसिन में आती है। ठीक है। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र। और अब आता है आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो भाई पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में जो रिवर्स के फीचर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वो हिमालय से ओल्ड हैं, ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स। ये काफी चौड़ी होती हैं और सीजनल रिवर्स हैं, मतलब सीजन जब बारिश वगैरह होती है तब इनके पास बहुत ज्यादा पानी होता है। ठीक है। इनकी जो वैलीज होती हैं वो काफी शैलो होती हैं, मतलब इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती, उथली रहती हैं। और रिवर्स काफी मैच्योर हैं, सीजनल रिवर्स हैं। मेजोरिटी जो रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ फ्लो करती है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी या फिर ताप्ती। वेस्टर्न घाट्स है वाटर डिवाइड की तरह काम करते हैं। वेस्टर्न घाट्स उठा हुआ इलाका है, यहाँ पर आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। यहाँ से आपका अरेबियन सी स्टार्ट हो जाता है, और फिर आगे आपके ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, और आपका ईसीपी आ जाता है। ये एरिया है। ये इसमें से जो मेजर रिवर्स हैं वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो होती हैं। इनका कोर्स जो है वो जनरली फिक्स्ड रहता है, लो वेलोसिटी रहती है, मतलब इतना ज्यादा टर्बुलेंस नहीं होता, ये आराम से बहती रहती है। ठीक है। यहाँ पर मियंडर्स नहीं मिलेंगे आपको, इनकी वेलोसिटी लो रहती है तो इनके मियंडर्स आपको नहीं मिलेंगे। इस रिवर सिस्टम की जो मेजर रिवर्स हैं, सॉरी, हाँ, इस रिवर सिस्टम की जो मेजर रिवर्स हैं वो आपकी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। अब सबसे पहले हम पेनिनसुलर ड्रेनेज में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे। वेस्ट में आपकी नर्मदा आ जाती है, तापी या ताप्ती आ जाती है, माही आ जाती है, साबरमती आ जाती है, और लूनी भी आ जाती है। तो ये जितनी भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, इनका ड्रेन कहाँ होता है? इनका ड्रेन होता है गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ थम्बट में। ठीक है। ये अरेबियन सी और के पास में, गुजरात के पास में अभी है, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा। ठीक है। नर्मदा को रीवा नाम से भी जाना जाता है और नर्मदा नाम से भी जाना जाता है। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसकी टोटल लेंथ है 1310 किलोमीटर। ये ओरिजिनेट होती है आपकी अमरकंटक रेंज में, अमरकंटक प्लेट्यू में ये ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर मैकाल हिल्स हैं और सतपुड़ा जो रेंज है, इसके बीच में ये जो मैकाल है, आपके सतपुड़ा है, यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, ओरिजिनेशन होता है। जगह का नाम है अनूपपुर, जो एमपी में पड़ती है। ठीक है। इसके बाद फिर ये इसका फर्दर फ्लो रहता है सतपुड़ा और विंध्य रेंज के बीच में, इसका जो रहता है वो इसका फ्लो रहता है। यहाँ पर ये रिफ्ट वैलीज वगैरह बनाती है काफी सारी। इसका स्लोप जो है वो वेस्ट की तरफ रहता है। ठीक है। यहाँ पर ये धुआंधार वाटरफॉल बनाती है नियर भेड़ाघाट। भेड़ाघाट घाट नाम की जगह है जबलपुर में। यहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। यहाँ पर बहुत सारी मार्बल रॉक्स वगैरह भी पाई जाती हैं। और भरूच के साउथ में पहुंच के, अरेबियन सी मतलब गुजरात में भरूच के साउथ में पहुंच के, ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। यहाँ पर ये एस्चुरी बनाती है ड्रेन होने से पहले। एस्चुरी मैंने आपको बताया था, सेमी इनक्लोज वाटर बॉडी। यहाँ पर ओपन सी है और यहाँ पर फ्रेश वाटर है, इनकी इंटरमिक्सिंग यहाँ होती रहती है। तो यहाँ पर एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है। इस पे कौन कौन सी मेजर डैम्स हैं? सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा सागर डैम है, ओमकारेश्वर डैम है, और महेश्वर डैम है। वो आपके नर्मदा रिवर पर बने हुए हैं। फिर तापी रिवर की बात करेंगे। तापी यानी कि ताप्ती। ताप्ती का जो ओरिजिनेशन होता है वो होता है मुल्तई। बैतूल एमपी में जगह है मुल्तई, यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन होता है। वेस्ट की तरफ ये मूव करती है, सतपुड़ा रेंज को क्रॉस करती है, महाराष्ट्र को एंटर करती है, और फिर उसके बाद गुजरात को एंटर करती है। महाराष्ट्र के बाद में ये गुजरात में आ जाती है और फिर ये ड्रेन हो जाती है।
कहाँ पर ड्रेन होती है? अगेन सेम जगह, जो गल्फ ऑफ खम्बट या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे है, यहाँ पे ये हजीरा मैंग्रोव्स बनाते हैं। जैसे सुंदरबन मैंग्रोव्स थे ना, तो वैसे यहाँ पर हजीरा मैंग्रोव्स बनते हैं। इसके साथ साथ इस पे कौन सी मेजर डैम्स है? उकई डैम है गुजरात में, हथनूर और गिरना डैम है महाराष्ट्र में, ताप्ती रिवर पर बने हुए हैं। फिर दूसरी आती है आपकी माही। माही जो है वो विंद रेंज में फॉर्मेशन होता है इसका, यहाँ पर ऑरिजिनेट होती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, जो राजस्थान का वागड़ वाला इलाका है वहां फ्लो करती है, और यू टर्न लेके क्या करती है, ये वापस जो है सॉरी गुजरात में चली जाती है। इसके ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? माही बजाज सागर डैम है और कडाना डैम है। और फिर ये भी गल्फ ऑफ खम्बेट में क्या हो जाती है? ड्रेन हो जाती है। और फिर आती है आपकी साबरमती। जो साबरमती है आपकी, ये ऑरिजिनेट कहाँ होती है? अरावली हिल्स, उदयपुर में अरावली हिल्स के पास में ये ऑरिजिनेट होती है। साउथ की तरफ इसका मूवमेंट रहेगा, गुजरात एंटर करती है और अहमदाबाद से फ्लो होते हुए ये भी ड्रेन हो जाती है। और फिर आपकी आती है लूनी। तो राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर सिस्टम में आती है आपकी लूनी। ठीक है, अरावलीज के अरावलीज यहाँ है, उसके वेस्ट में आपकी लूनी आ जाती है, और ये एफीमेरल की कैटेगरी में आती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आती है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? पुष्कर के पास में एक जगह है जिसको कहा जाता है नाग पहाड़। ठीक है, नाग पहाड़ नाम की जगह, वहां पर दो ब्रांचेस में ये बनती है। एक का नाम है सरस्वती, एक का नाम है साबरमती। ये वाली साबरमती नहीं, एक का नाम है सरस्वती, एक का नाम है साबरमती। ये दोनों ज्वाइन होती हैं नाग पहाड़ के पास में, और सॉरी ये दोनों ज्वाइन होती है गोविंदगढ़ के पास में। नाग पहाड़ पे इनका ओरिजिनेशन है, गोविंदगढ़ के पास में ये दोनों आपस में मिलती हैं, अरावली से बाहर की तरफ आती हैं और इसका नाम पड़ जाता है लूनी। ठीक है, ये आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, फिर थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ जाती है, और ये ड्रेन नहीं होती, ये आपका रन ऑफ कक्ष जो है यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं, उसमें मिल जाती है। वो दलदली इलाकों में जो मार्शी लैंड्स होते हैं वहां पर ये ज्वाइन कर लेती है, पानी उसके अंदर समा जाती है। अब एक और चीज, ये बेसिकली इसका नाम साबर सरस्वती साबरमती रहता है। ये सॉल्टी कब होती है? लूनी जो रहता है राजस्थानी में, या फिर इसको लून बोलते हैं, लून मतलब नमक, ठीक है, सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, तो इसी वजह से इसका नाम है लूनी। तो बालतोरा नाम की जगह है, जो मैंने आपको बताया था, बालोतरा सॉरी बालोतरा नाम की जगह है बाड़मेर में, वहां के नीचे अगर आप जाओगे तो ये सॉल्टी हो जाती है, इसलिए इसका नाम फिर पड़ जाता है लूनी। ठीक है, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब हम बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, जो आपके ईस्ट में जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जो भी रिवर्स है ना, ये लैंड का इंक्लिनेशन वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए ये सारी की सारी रिवर्स जो है वो डेल्टास बनाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी की। महानदी को सौरो ऑफ ओडिशा कहा जाता है, 851 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ रहती है। ये कहाँ राइज होती है? ये राइज होती है यहाँ पे, सिहावा माउंटेन्स हैं रायपुर में छत्तीसगढ़ में, यहाँ इसका स्टार्टिंग होती है, फिर ये उड़ीसा के थ्रू होती हुई यहाँ पे ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसके ऊपर हीराकुड डैम बना हुआ है संबलपुर के पास उड़ीसा में। पूरी जो पिलग्रिम साइट है, तीर्थ स्थल है हिंदुओं का, वो भी इसी रिवर के कोर्स पे ही है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो 53% एमपी में है, और 47% जो है वो उड़ीसा में है। इसके ऊपर चिलिका लेक बना हुआ है इसी के पास में, दैट इज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी गोदावरी। तो गोदावरी गोदावरी जो है वो वॉल्यूम सर वाइज ड्रेनेज लार्जेस्ट। बेसिन क्या हुआ सर? क्या? ड्रेनेज बेसिन सर पिछले स्लाइड में था। ड्रेनेज मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई आपको। ड्रेनेज बेसिन मतलब जो रिवर है वो अपने नेटवर्क के थ्रू, चैनल्स के थ्रू कितना पानी लेके आती है। तो 53% जो इसका पानी है वो एमपी के नेटवर्क के थ्रू आता है, 40% जो है वो उड़ीसा में इसका जो रिवर नेटवर्क है वहां से आता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो गोदावरी को हम दक्षिण गंगा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोदावरी का नाम दक्षिण गंगा भी है। ये लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम है। इसका जो लेंथ रहता है दैट इज 1465 किलोमीटर, इसकी इतनी लेंथ है। ये कहाँ राइज होती है? ये आपकी होती है त्र्यंबकेश्वर, जो ज्योतिर्लिंग है आपका। हाँ, ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां उसके पास में नासिक के पास महाराष्ट्र में इसका स्टार्टिंग होती है। ये भी बे ऑफ बंगाल में फ्लो रहता है इसका, और ये डेल्टा बनाती है यहाँ पर। कौन सी जगह सर?
ऑर्थर कॉटन बैराज राजमुंद्री, यहाँ पर इसके डेल्टा फॉर्मेशन होते हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सब में फैली हुई हैं। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपकी इंद्रावती है, सवारी है और प्रणहिता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इंद्रावती है आपकी, सवारी है, प्रणहिता है। ठीक है, अब जो आपकी प्रणहिता है वो बेसिकली तीन ट्रिब्यूटरी से खुद मिलके बनी हुई है। कौन कौन सी? पेन गंगा वो मिलती है, वर्धा वो मिलती है और वेन गंगा। तो वैसे क्वेश्चन आए तो वेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए प्रणहिता के टर्म्स में तो ये तीनों की तीनों प्रणहिता की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इन चारों को भी आप बोल सकते हो, अकेला नाम भी ले सकते हो, चारों के अलग अलग नाम भी ले सकते हो। तो ये चारों की चारों आपकी जो है वो गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी प्रवरा आ जाती है, मंजरा आ जाती है, मन्यार आ जाती है और एक और है डरमा। ठीक है, वो भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाती है। ठीक है, और फिर आती है आपकी कृष्णा। कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम है। इसका टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर, जो इसकी लेंथ है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिनेशन होता है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर के पास में सह्याद्री माउंटेन्स में इसका ओरिजिनेशन होता है। और ये भी ड्रेन करती है आपकी, हाँ क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल में। उस जगह का नाम है हमो सला देवी, या फिर हम सला देवी वो नाम से जाना जाता है इसको। यहाँ पर ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? भीम है, मूसी है, पलेरू है, मुन्नेरू है। भीम है, ठीक है, मूसी है, मुन्नेरू है और एक और थी पल्लेरू, वो नहीं है श्योर। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की देखा जाए तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में इसकी कोयना है, ठीक है, तुंगभद्रा है, घट प्रवाह है, मल प्रवाह है, बुड़गंगा है, पंचगंगा है, ये सब है। ठीक है, ये तुंग और भद्रा अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, वराधा अलग होती है, ये मिलके बनाती हैं तुंगभद्रा। ठीक, ये इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। और फिर आती है आपकी कावेरी, जिसको कावेरी नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिनेशन होता है यहाँ, जगह का नाम है ताल कावेरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स का पार्ट है, वेस्टर्न हिल घाट्स का पार्ट है। कोगाडू कर्नाटका नाम की, कर्नाटका में कोगाडू नाम की जगह है, वहां पर इसका ओरिजिनेशन होता है। इसका जो कैचमेंट एरिया है, इसकी कैचमेंट एरिया में साउथ वेस्ट मानसून का पानी बहुत ज्यादा आता है समर के टाइम। और जो लोअर पार्ट है इसका, जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर जो पानी आता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून का आता है। यहाँ पे पानी आता है साउथ ईस्ट मानसून का, और यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून का विंटर के टाइम। ठीक है, और ये आता है मोस्टली समर के टाइम। ये साल भर पानी ले जाती है, फ्लक्चुएशंस इसके पानी में ज्यादा नहीं आते हैं। इसका जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होता है वो होता है बूम पुहार नाम की जगह पे। ठीक है, यहाँ पर इसका सॉरी पूम पुहार, पूम पुहार नाम की जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पर इसका ड्रेनेज हो जाता है। इस पे शिवान समुद्र फॉल्स बने हुए हैं, जो पावर प्लांट है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन एशिया बना हुआ है। और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आपकी हरांगी आ जाती है, हिमावती आ जाती है, सिमशा और अर्कावती। अर्कावती, सिमशा, हिमावती और हरांगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक में इसकी है लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ, कबिना, भवानी, नौयाल, अमरावती, मोयार, ये सारी की सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इसका रिवर बेसिन कहाँ कहाँ फैला हुआ है? इसका रिवर बेसिन तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका से भी पानी कैच करती है, केरला से भी करती है, पुडुचेरी से भी करती है। ठीक है, ये था आपका कावेरी। और फिर वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली कुछ छोटी छोटी रिवर्स जो अरेबियन सी की तरफ जाती हैं, जिनके कोर्सेज बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनके बस आपको नाम जानना जरूरी है। जैसे कि शेत्रुंजी, ये अमरेली डाल कहवा नाम के पास है, वहां से ओरिजिनेट होती है। भद्रा है जो राजकोट के पास अनियाली नाम जगह से स्टार्ट होती है। भादर है जो पंचमहल के पास घंटर नाम की जगह है, वहां से स्टार्ट होती है। और फिर उसके बाद में आती है आपकी वैतरना, जो त्र्यंबक हिल से त्र्यंबकेश्वर के पास में, वहां से स्टार्ट होती है। काली नदी है जो बेलगांव के पास कारवार में, वहां से ओरिजिनेट होगी। बेडती है हुबली धारवाड़ में ओरिजिनेट होती है। श्रावती है कर्नाटका में शिवमोगा से ओरिजिनेट होती है। गोवा में दो मेन रिवर्स है, एक है मांडोवी और एक है जुआरी। ठीक है, इसके साथ साथ केरला में, क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन जो है केरला की काफी नैरो है, तो उसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज भरतापुहा।
ठीक है। ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये अन्नामलाई हिल्स के पास ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर इसका नाम पोन्नानी या फिर पेरियार भी है। ठीक है, पोन्नानी, सॉरी सॉरी, इसका नाम पोन्नानी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर केरला में एक और रिवर है, दैट इज पेरियार, जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। और पंबा सरोवर, जो पंबा जो है वो बेसिकली बेम्बो, सॉरी, वाटरफॉल्स है ये। अरे यार, पंबा भी रिवर है जो बेबो बनाट लेक है उसमें फॉल करती है। ठीक है। और फिर आती है बे ऑफ बंगाल की तरफ छोटी छोटी जो रिवर्स हैं। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी स्वर्ण रेखा जो रांची में ओरिजिनेट होती है। उसके बाद आती है ब्राह्मणी जो राउरकेला में ओरिजिनेट है। इसके साथ साथ वैतरणी, वंशाधारा और पेनार। पेनार कहाँ ओरिजिनेट होती है? नंदी हिल्स में। और फिर उसके साथ पालार, पोलार है, नहीं, पोलार नहीं, पालार है, वैगई है। ये वर्सु सनाडु हिल्स है तमिलनाडु में, वहां ओरिजिनेट होती है। और वत्तापराई फॉल्स है, ये भी वहीं पर सिचुएटेड है, वैगई रिवर पे। ठीक है। Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, मोस्टली इसमें पूरी की पूरी आपको ज्यादा मतलब कि लोड नहीं लेना है, आपको बस ये जो पूरा कोर्स है स्लाइड में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? एक और सर चैप्टर कर एक लिया जाए। टाइम कितना हुआ? कर लिया जाए सर। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कर लेते हैं। ठीक है। सर तो सर कोई डाउट किसी को? यस सर यस सर। हाँ, पूछो पूछो भाई। सर ब्रह्मपुत्र आपने बताया चेमयुंगडुंग ग्लेशियर ना? हाँ, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, हाँ। सर फिर आंगसी ग्लेशियर क्या है सर? आंशी, हाँ सर, वो चेमयुंगडुंग पहले था ना सर, शायद अपडेट हो गया था 14-15 में कि आंगसी ग्लेशियर शिप, मतलब ये कंफर्म हो गया था कि ब्रह्मपुत्र आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ना कि चेमयुंगडुंग से। आई हैवंट हर्ड ऑफ इट। भी रिसेंट सोर्सेज से मैंने नोट्स बनाया यार, तो आई विल क्रॉस आ, चेक दैट। ठीक है, तो मुझे सोर्स भेजना कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ये सर माजिद हुसैन में भी है, और सर मेरा प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बताया था। यार माजिद हुसैन से तो मैंने भी डेटा लिया है, मुझे तुम स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है। श्योर सर श्योर सर। ठीक है। और कोई भाई? नहीं सर। नहीं, शुरू किया है एग्रीकल्चर। Yes, sir. चलो, sir. ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चलो, तो एग्रीकल्चर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई कितने टाइप की फार्मिंग होती है इंडिया में। तो इंडिया में जो बेसिकली फार्मिंग के टाइप्स हैं, दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन। तो सबसे पहले भाई प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? प्रिमिटिव नाम से समझ में आ रहा है कि पुराने तरीके से जो होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है क्या? कि ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पे की जाती है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं, वहां पर ये प्रैक्टिस की जाती है। पुराने जो टूल्स होते हैं, कौन कौन से? आपके जो होए होते हैं, डाव होते हैं, और जो डिगिंग स्टिक्स होती हैं। ठीक है। और जो फैमिली लेबर इसमें यूज की जाती है, इसमें आपके बाहर से लेबर्स नहीं आती है, क्योंकि छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, बाहर के लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये बेसिकली मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इस टाइप के एग्रीकल्चर को आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसमें ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें फार्मर क्या करता है? पहले जमीन को साफ करता है, क्रॉप्स उस पर प्रोड्यूस करता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, वो शिफ्ट कर जाता है दूसरी जगह। ठीक है। नेचर क्या करती है? फिर से फर्टिलिटी सॉइल की धीरे धीरे रिस्टोर करती है, लेकिन यहाँ पर लैंड प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ये, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको जूमिंग नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में। इसको पामलुंग नाम से जाना जाता है मणिपुर में, दीपा नाम से बस्तर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जाना जाता है, बेवार एंड दहिया नाम से एमपी में, पोडू एंड पेंडा नाम से आंध्र प्रदेश में, पामा, डाबी और कोमान या प्रिंगा नाम से इसको ओडिशा में जाना जाता है, और कुमारी नाम से वेस्टर्न घाट्स में जाना जाता है, वालारे या वालतरे नाम से इसको साउथ ईस्ट राजस्थान में जाना जाता है, और हिमालयन बेल्ट में इसको खिल नाम से जाना जाता है, और झारखंड में इसको कुरवा नाम से जाना जाता है। ये नाम सारे आपको देखने हैं। ठीक है।
अब इसके बाद आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो हाई पॉपुलेशन एरिया, जैसे कि गैंगेटिक प्लेन्स हैं, गंगा रिवर की जो प्लेन्स हैं, यूपी बिहार, वहाँ काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। हाई पॉपुलेशन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। लैंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देनी है। लेबर इंटेंसिव होती है ये। ठीक है, लेबर इंटेंसिव होती है। लैंड पे काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। इरिगेशन और बायोकेमिकल इनपुट से हायर प्रोडक्शन निकालने की कोशिश की जाती है। थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में आपके मॉडर्न इनपुट्स के हायर डोजेस दिए जाते हैं। HYV सीड्स वगैरह होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, वो भी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। और फिर आता है आपका प्लांटेशन। तो प्लांटेशन बहुत बड़े एरिया पे एक ही सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है, जैसे कि टी वगैरह, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना वगैरह। यहाँ पर क्या होता है? प्लांटेशन इज द इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री। मतलब अगर इतना बड़ा ये आपका प्लांटेशन है, तो इसके एक कोने में क्या होगा? एक कोने में यहाँ पर ही आपकी फैक्ट्री लगी होगी। ठीक है। सो ये बेसिकली आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का क्या है? इंटरफेस कहा जाता है इसको। बहुत बड़े एरियाज होते हैं, उनको ये कवर करते हैं। एंड ये जो प्लांटेशन होता है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट चाहिए होता है, मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए आपको, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए, और माइग्रेंट लेबर्स भी आपको चाहिए। ठीक है। तो टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना वगैरह यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। असम और नॉर्थ बंगाल में आपकी टी होती है, कॉफी आपकी कर्नाटका में होती है, और बाकी भी अभी आपको मैं बताता हूँ। फिर मेन चीज आती है क्रॉपिंग पैटर्न। ये आपको आइडेंटिफाइड रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब किस तरीके से फसलें लगाई जाती हैं। तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो यूज किए जाते हैं। पहला होता है राबी, दूसरा होता है खरीफ, और तीसरी है जायद। तो राबी क्या होती है? राबी में फसलें जो है वो विंटर के टाइम में बोई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। और उनके जो हार्वेस्टेशन होता है, जो उनको कटाई होती है, वो आपकी अप्रैल से लेके जून तक उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, मतलब आपकी गेहूं, चना, मटर, सरसों वगैरह जो सब है वो इस टाइम पे उगाई जाती है। कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व रहते हैं? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूके एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स इन्वॉल्व रहते हैं इन सबके प्रोडक्शन में। नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होता है उसकी वजह से हाँ, उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है विंटर में। जैसे कि अभी बारिश हुई थी 1-2 दिन पहले ही। तो ये जो बारिश हुई थी 2 दिन पहले, मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो नॉर्थ में रहते हैं उन लोगों की यहाँ हुई होगी। इस बारिश की वजह से फसलों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? किसी को हिंदी नाम पता है इसका? ये जो बारिश सर्दी के टाइम होती है। सर याद था। अब 26 जनवरी के आसपास होती है सर, ये हर साल ऑलमोस्ट। मावट, इसको मावट नाम से मावट। जाना जाता है ना। मावट जो होती है ना, ये बहुत अच्छी रहती है फसल के लिए। ठीक। तो इसी वजह से ये जो फसल है काफी ज्यादा अच्छे से उगती है राबी के टाइम। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ है नॉर्थ इंडिया के साइड में, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है राबी फसल जो रहती है उनके सक्सेस के लिए। ठीक है। और तो टाइम पीरियड आपको याद रखना चाहिए, टाइम पीरियड प्लस फसलें कौन कौन सी हैं। फिर आती है खरीफ। खरीफ जैसे ही आपका मॉनसून स्टार्ट होता है जुलाई के आसपास, उस टाइम पे ये बो दी जाती हैं। साउथ वेस्ट मानसून इसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये सितंबर से लेके अक्टूबर तक जो होती है उस टाइम पे इनकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है। इसमें आपकी पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब उगाए जाते हैं। राइस ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हैं? राइस ग्रोइंग रीजन है आपके असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरियाज हैं उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, तमिलनाडु के, केरला के, महाराष्ट्र के, ये मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज हैं। लेकिन अब पंजाब और हरियाणा में भी पैडी का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन काफी ज्यादा लोगों ने इस बारे में मतलब इनको बोला है कि भाई पंजाब और हरियाणा में जो पैडी का कल्टीवेशन वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो राइस है, पैडी है, वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। और पंजाब और हरियाणा में इतना ज्यादा पानी नहीं होता है कि भाई आप और इसका कल्टीवेशन कर सकें। तो उसके लिए काफी ज्यादा साइंटिस्ट वगैरह लोगों ने मना किया है, लेकिन अभी स्टिल ये चीज वहां हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे 3 क्रॉप पैडी की उगाई जाती हैं एक ही साल में रोटेट करके। इनका क्या नाम है? औस, अमन एंड बोरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे लेके क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। औस, अमन और बोरो नाम से 3 जो पैडी की क्रॉप्स है वो एक ही साल में उगाई जाती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी जायद।
तो भाई रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम रहता है दैट इज मार्च एंड जुलाई, तो छोटा सा सीजन रहता है समर का टाइम के, उस टाइम जायद की फसल उगाई जाती है। इसमें आपकी वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और जो चारे वाली जो फॉडर वाली क्रॉप्स होती हैं वो सारी की सारी की इस टाइम पे उगाई जाती है। ठीक है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में उगाई जाएंगी। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न था। अब इसके बाद आता है आपका मेजर क्रॉप्स इंडिया में कौन कौन सी होती है। तो मेजर क्रॉप्स हैं आपकी राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज और पल्सेस, ये आपकी मेजर क्रॉप्स हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे राइस की। राइस जो है वो इंडिया की मेजोरिटी की स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल मतलब जो आपकी डेली डाइट में शामिल होती है। तो मेजोरिटी ऑफ इंडिया की स्टेपल फूड क्रॉप है। इंडिया जो है वो राइस के प्रोडक्शन में इट इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। ये बेसिकली खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है। इसको काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। अच्छी खासी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है इसको, और इसके साथ साथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर इसको चाहिए होता है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, आपके क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं। आपको पर्टिकुलर 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे कि भाई एक हम पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, उसको स्पेसिफिक डिग्री बता दिया जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको रेनफॉल इतनी चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी इतनी चाहिए होती है, और सॉइल टाइप कौन सा होता है। उसके बेसिस पे आपको गैस करना पड़ेगा कि भाई ये राइस है, व्हीट है, या फिर ज्वार है कि ग्राम है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो सॉइल टाइप कौन सा होता है, इसमें जो सॉइल टाइप यूज होती है दैट इज डीप क्लेई एंड लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होती है और जो थोड़ी चिकनी सी क्लेमी सॉइल होती है, ये काफी वाटर रिटेंशन कर लेती है। ठीक है, वो सॉइल्स होती हैं वो यूज की जाती हैं। कहाँ कहाँ उगाई जाती है, नॉर्थर्न एरिया के जो प्लेन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो बिहार का एरिया है, बंगाल का एरिया है, यहाँ पर उगाई जाती है। जो कोस्टल और डेल्टाइक रीजन है वहां पर भी उगाई जाती है। इरिगेशन की वजह से जो लो रेनफॉल एरियाज हैं भाई, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान का पार्ट है, वहां पे भी इसको उगाया जाता है। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर पंजाब, फिर यूपी, फिर आंध्र प्रदेश एंड देन बिहार। फिर आती है आपकी वीट। वीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मेन फूड क्रॉप के तौर पे यूज की जाती है, रोटियां बहुत खाई जाती हैं वीट की। इसको थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए होता है। अभी क्या, अभी जो फसल लगी हुई है वो आपकी गेहूं की फसल लगी हुई है, तो वीट को थोड़ा कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, थोड़ी चमकीली धूप चाहिए होती है जब ये पकती है, और इसको 50 टू 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है इंडिया में, पहला है गंगा सतलुज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सॉइल रीजन है दक्षिण में, डेक्कन में। ये दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है। इसको लोमी और क्लोई लोमी टाइप की सॉइल चाहिए होती है। स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और एमपी के कुछ पार्ट्स। टॉप में आपका यूपी आता है सबसे पहले, फिर आता है पंजाब, फिर आता है मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। कोई डाउट फिलहाल? नो सर। नो ओके, सर। फिर आती है आपकी मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, आपके मोटे अनाज। मोटे अनाज जो होते हैं उनको कहा जाता है मिलेट्स। इसमें आपके कोर्स ग्रेन बोला जाता है, जो जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। जो हमारे पुरखे थे ना, वो ये मोटे अनाज ही खाते थे। ये गेहूं वेहूं का चलन तो बाद में आया, अभी करीब 40-50 साल से। उससे पहले जो मोटे अनाज है ना वही खाए जाते थे। बाजरे वगैरह की रोटी है, जौ की जो रोटी है, वो सभी मिला जुला के बनाई जाती थी, मक्के की रोटी वगैरह। ठीक है, तो भाई आपके मिलेट्स कौन कौन से हैं, आपके इंपॉर्टेंट मिलेट्स में आपके ज्वार आ जाते हैं, बाजरा है, रागी है। ये आपके इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई रहती है। अगर हम रागी की बात करें तो रागी में आयरन, कैल्शियम और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो रफेज होता है, जो फाइबर वगैरह होता है, ये काफी ज्यादा पाया जाता है। ये ज्यादातर सूखे इलाकों में, ड्राई एरियाज होते हैं, वहां पर इनका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स सॉरी सॉइल होती है, जो रेड सॉइल वाला इलाका है, ब्लैक सॉइल वाला इलाका है, इसके साथ साथ शैलो सॉरी हाँ सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स होती हैं, वहां पे भी रागी है, उसका प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, अ, हाँ, उसका तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, और हाँ फिर उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये सब रागी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आती है ज्वार। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप एरिया के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। ये रेन फेड क्रॉप है।
ठीक है, ये मॉइस्ट एरियाज जहां पर थोड़ा सा नमी हवा में रहती है वहां पर होते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रहता है ज्वार का। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश। और फिर आती है आपकी बाजरा। बाजरा सैंडी सॉइल्स में ज्यादा पाई जाती है। शैलो ब्लैक सॉइल्स में इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। राजस्थान जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और उसके बाद आपका यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा भी बाजरा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर मेज की बात आती है। मेज आपकी फूड और फॉडर दोनों के तौर पे यूज होती है, मतलब इसको खाने में भी यूज किया जाता है और इसको चारे के तौर पे भी यूज किया जाता है। ये एक खरीफ क्रॉप है। इसको 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है ये। बिहार में इसको रबी सीजन में भी उगाया जाता है। ठीक है, इसमें मॉडर्न इनपुट्स काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, तो मेज की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। कर्नाटका सबसे टॉप पे है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक, और फिर आती है पल्सेस यानी कि दालें। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है क्रॉप्स का, पल्सेस का। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, मतलब इनमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं वेजिटेरियन डाइट में। इसमें आपकी तुअर यानी कि अरहर की दाल आ जाती है, उड़द की दाल आ जाती है, मूंग की दाल आ जाती है, मसूर, पीस, ग्राम्स वगैरह ये सब आपके पल्सेस की कैटेगरी में आते हैं। इनको मॉइस्चर ज्यादा नहीं चाहिए होता है, ड्राई कंडीशंस में भी ये आराम से सरवाइव कर लेती हैं। और इनको क्या बोलते हैं, अरहर के अलावा, ये तुअर की जो दाल होती है, अरहर के अलावा जो बाकी की जो क्रॉप दालें हैं, जो पल्सेस हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो रिस्टोर करती हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, उसमें एयर से नाइट्रोजन अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं। इसलिए इनको लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी बोला जाता है। ठीक, सॉरी, लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी बोला जाता है। तो ये बाकी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में भी इनको उगाया जाता है। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, सॉरी एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इनको उगाया जाता है। टॉप पे एमपी है, देन राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। ये जो टॉप वाली जितनी चीजें हैं ना, ये सब आपको याद रखनी है भाई, क्योंकि आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कभी भी पूछ लिया जा सकता है। जनरली आपसे सवाल इस तरह से भी आ जाते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ जाएगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। फिर आता है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। ठीक है, अनाज के अलावा जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो, जैसे कि सबसे पहले शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। शुगर केन की बात करेंगे, शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ना जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप में भी आता है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर भी उगाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे भी उगाया जाता है। इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। एनुअल रेनफॉल अगेन 75 टू 100 सेंटीमीटर। ये अलग अलग वैरायटी की सॉइल्स पे उगाया जा सकता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। ठीक है, ये आपका शुगर यानी कि चीनी, गुड़ यानी कि जैगरी, और जो खंड होता है जिसे हरियाणा साइड खंडसारी, खांड भी बोला जाता है इसको, और मोलेसिस होते हैं इनको। इनका मेजर सोर्स है शुगर केन। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार आते हैं। फिर आते हैं आपके ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टोटल परसेंट जो क्रॉप्ड एरिया है इंडिया का, उसमें 12% जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑयल सीड्स का होता है। जो आपके सीड्स होते हैं जिनसे तेल निकलता है, ठीक है, जैसे कि मूंगफली हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, कोकोनट हो गया, तिल हो गया, ठीक है, और जिसको सीजम बोलते हैं, सोयाबीन हो गया, कैस्टर जिसे अरंडी बोलते हैं, कॉटन सीड्स हो गए, लिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर हो गया। ये सब आपके ऑयल सीड्स की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एडिबल, मतलब खाए भी जा सकते हैं, कुकिंग में भी कुकिंग में भी यूज होते हैं। कुछ जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं, सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स के प्रोडक्शन में। ठीक है, अब टॉप ऑयल सीड्स में की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे है, फॉलोड बाय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी। ग्राउंड नट जो है, जो मूंगफली है, जो एक खरीफ क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है। तो जितने भी आपके ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें से सबसे मोर देन हाफ जो पोर्शन है दैट इज फॉर ग्राउंडनट। कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। इसके बाद लिनसीड और जो मस्टर्ड है, जो सरसों है, वो आपकी रबी की कैटेगरी में आती है। सीजमम यानी कि तिल,
वो नॉर्थ इंडिया में खरीफ की सीजन में उगाई जाती है और सदर्न इंडिया में रबी की सीजन में उगाई जाती है। कास्टर सीड्स यानी कि जो अरंडी का तेल होता है वो रबी और खरीफ दोनों के तौर पे उगाई जाती है। तो भाई सवाल आपका कभी भी आ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग लिनसीड कैन बी ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ, सो दैट इज कास्टर सीड्स। ठीक है, और फिर आते हैं आपके टी। तो टी जैसे मैंने बताया प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है, बेवरेज क्रॉप है यानी कि इसको पिया जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स में सरवाइव कर जाती है। डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, मतलब जहां से पानी स्लोप मॉडरेट स्लोप चाहिए, पानी आराम से निकल जाए, इस वाले इलाके में ये काफी ज्यादा पाई जाती है। प्लस ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। मिट्टी के अंदर में डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, जो वो मिक्स हो जाते हैं, माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज चलती हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ जाता है मिट्टी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा, जहां पानी ज्यादा गिरेगा वहां ऑर्गेनिक मटेरियल जनरली ज्यादा हो जाता है। तो हमस जो होती है और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो काफी ज्यादा चाहिए होता है इनको। इनको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एम्बुडेंट चीप और स्किल्ड लेबर्स हैं, आसपास के इलाकों से इनको मिल जाते हैं। जैसे अगर हम असम साइड की बात करें, बंगाल की बात करें, तो वहां पर यूपी बिहार और बंगाल साइड से काफी ज्यादा लेबर्स इनको मिल जाते हैं। असम हो गया, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर टी के प्लांटेशन, त्रिपुरा भी, सॉरी, हाँ, हिमाचल प्रदेश, यूके, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, यहाँ पर भी प्लांटेशंस हैं। टॉप में सबसे पहले असम है, सेकंड में वेस्ट बंगाल एंड थर्ड इज तमिलनाडु। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज कॉफी। इंडिया अराउंड 4% कॉफी वर्ल्ड की प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर एक कॉफी का वैरायटी होती है दैट इज अरेबिका, जिसका ओरिजिनेशन यमन में हुआ था पहले, वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। इसकी जो कल्टीवेशन है वो बाबा बुदन हिल्स है कर्नाटका पास में, वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के पास में कंसेंट्रेटेड है। और टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपके कर्नाटका, केरला एंड देन तमिलनाडु। ठीक है, फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आती हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में देखा जाए जो फलों वाली क्रॉप्स होती हैं, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ट्रॉपिकल टेम्परेट सब तरह के फ्रूट्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि मैंगोज हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी और वेस्ट बंगाल में होते हैं। ऑरेंजेस हैं, संतरे आपके नागपुर और चेरापूंजी में। बनानास आपके केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लीची और गुआवा आपके यूपी और बिहार में। पाइनएप्पल मेघालय में। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। और एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, अखरोट वगैरह ये सब आपके आते हैं J&K एंड हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर आपकी नॉन फूड क्रॉप्स आती हैं। नॉन फूड क्रॉप्स में जो खा नहीं सकते, उसमें सबसे पहले आपकी रबर आती है और फिर आती है आपकी फाइबर क्रॉप्स। तो रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इक्वेटर के पास में इसको ज्यादा किया जाता है, मतलब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा इसको ग्रो किया जाता है। सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इसको उगाया जाता है। ठीक है, इसको मॉइस्ट यानी कि नमी वाला और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। रेनफॉल इसको ज्यादा चाहिए होती है, अराउंड 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल इसको चाहिए होती है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का चाहिए होता है। रबर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, मतलब काफी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पर इसको यूज किया जाता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स जो मेघालय में है, यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। इंडिया 5th रैंक रखता है रबर के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में, नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में। ठीक है, टॉप रबर प्रोड्यूसिंग एरिया स्टेट्स हैं आपके केरला, तमिलनाडु एंड देन कर्नाटका। फिर आता है आपका फाइबर क्रॉप्स। 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। पहली है जूट, कॉटन, फिर जूट, फिर हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। हेम्प क्या होती है, किसी को पता है? भांग सर, गांजा। हाँ गांजा, हेम्प होती है यस। आपकी गांजा। ठीक है, ये भी आपकी फाइबर क्रॉप्स है। बहुत जल्दी बता दिया। वही तो मैं पूछ रहा था। ध्यान है सर। ठीक है, चलता तो इनमें क्या है, है। इनमें आपकी जो कॉटन है, जो जूट है और जो हेम्प है, ये तीनों की तीनों सॉइल में उगाई जाती है, मिट्टी में। और जो आपकी नेचुरल सिल्क है, ये कहाँ से उगाई जाती है? ये उगाई, सॉरी, ये कैसे बनाई जाती है? सिल्क वॉर्म्स होते हैं ना, रेशम के कीड़े, उनके थ्रू। उनको क्या खिलाया जाता है? उनको खिलाया जाता है मलबेरी मलबरी लीव्स सर। की ग्रीन लीव्स होती हैं,
वो इनको खिलाई जाती हैं। और क्या बोलते हैं, कोकून्स वगैरह होते हैं इनके। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, कॉटन की बात करते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये जो ब्लैक हेलो सॉइल वाला पार्ट है, हाँ बोलिए। सर, वीड और हेम्प सर सेम ही है सर? आई गेस वीड, वीड और हेम्प, यार इतना एक्सपीरियंस नहीं मुझे इस मामले में। लेकिन मेरे ख्याल से अलग है शायद। वीड, सर वो वीड लीव्स का अलग कुछ होते इस हैं तरीके से शायद रहता उनके। है ना? दैट सर इज हेम्प भांग भांग सर गांजे की रूट से बनता है सर। हाँ, और वीड। गांजा पत्ता है सर, पत्ते हैं। इससे मुझे एक कहानी याद आ गई। मेरा एक दोस्त गाँव गया था अपने पिताजी के साथ में, गाँव में खेतों में चल रहा था। गाँव में कई जगह गांजे वगैरह उगाए जाते हैं, तो वहां पर एक पौधा उसको दिखा। एकदम से देख के बोलता है, अरे ये तो गांजा है। उसका पापा वो बोलते, तुझे कैसे पता? चलो, तो हम बात कर रहे थे कॉटन की। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड में कॉटन का। ये जो सूखे इलाके हैं थोड़े आपके डेक्कन प्लेटू के, जहाँ पे ब्लैक सॉइल ज्यादा है, महाराष्ट्र वाले कुछ एमपी के भी एरिया है, वहां पर कॉटन काफी ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, गुजरात में भी। तो इसको क्या चाहिए, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और रेनफॉल हल्की में भी काम चल जाता है इसको। तकरीबन 2 से 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। काफी ज्यादा ब्राइट सनशाइन सनशाइन चाहिए इसको ग्रोथ के लिए। खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है, 6 से 8 महीने में मैच्योर होती है ये। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर इसको उगाया जाता है। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे पहले गुजरात, देन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। सबसे लास्ट आती है आपकी जूट, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये फर्टाइल सॉइल्स की जो फ्लड प्लेन्स के एरिया है, जो बंगाल के एरिया है, बांग्लादेश के एरिया है, वहां पे काफी ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर फ्लड प्लेन्स में बार बार आपकी सॉइल रिन्यू होती है, उसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसको ग्रोथ के टाइम हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। टॉप में आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, आंध्र प्रदेश एंड देन उड़ीसा। ठीक, कोई डाउट? छोटा नो चैप्टर सर। था, बस इसमें आपके जो मेजर मेजर चीजें हैं, जो फैक्चुअल चीजें मैंने आपको बताई हैं, इधर उधर की इंफॉर्मेशन मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं की है। यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, लेट्स टॉक फॉर अ बिट। ठीक है, तो इधर उधर की चीज मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं की है। मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर की इन्फॉर्मेशन, जबरदस्ती की इन्फॉर्मेशन कवर करो। जो आपकी एकदम टारगेटेड इन्फॉर्मेशन है वही कवर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा कि यही जो चीजें मैं कवर कर रहा हूँ, आधी से ज्यादा चीजें याद नहीं रहती। इधर उधर का ज्यादा मत पढ़ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, उस पर फोकस करो। और मई के मैंने करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जल्दी हम उनके अप्रैल का और मई का जो करंट अफेयर्स का सेशन है हम वो भी कंडक्ट करेंगे। करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़े, जब तक हम सेशन कंडक्ट करेंगे तब तक मैं चाहूंगा कि आप लोग उनकी रीडिंग्स लगाएं। करंट अफेयर्स आपके हाथ में है, करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है बार बार। ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम से पहले आपने पढ़ लिया तब भाई आपको याद नहीं होगा। आपको कैसे पढ़ना है, आपको उनको तकरीबन बार बार पढ़ना पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम रीडिंग लगानी है। जैसे जब मैंने आपको अप्रैल वाले करंट अफेयर शेयर किए थे, तो उस टाइम पे आपने एक बार रीडिंग लगा ली। अब मैंने आपको मई वाले करंट अफेयर शेयर कर दिए हैं, तो अप्रैल एज वेल एज मई वाले की रीडिंग करो। हर वीकेंड पे इनकी रीडिंग करो, एक बार समझो कि भाई क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो जब हम करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे तो उनकी रीडिंग लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एग्जैक्टली उनका मतलब क्या है। और क्यों, वैसे तो मैंने सारे करंट अफेयर्स में एकदम टारगेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपकी सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसी को कवर किया है। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे कि अपने आप से फाइंड आउट करने की कोशिश करना है कि भाई एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसका। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब धीरे धीरे लोग जो है एकदम रिकॉर्डेड सेशन पे डिपेंडेंट होने लगे हैं। इनिशियली एकदम 80-90 की स्ट्रेंथ जा रही थी, अब 30, फिर 50 के प्लस हुई, और अब 30 प्लस स्ट्रेंथ जा रही है। क्योंकि एवरीवन इज रिसीविंग, मैंने कहा था ना कि वो जो मोटिवेशन होता है ना, वो जो अंदर वाली आग होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं फिर से रिमाइंड करूंगा आप सबको, आपको वो रीजन याद रखना है जिसकी वजह से आपने ये स्टार्टिंग की थी। सिलेबस आपका बढ़ता जा रहा है, आपको पढ़ना है, आपकी मेहनत उसी इंटेंसिटी में बढ़नी चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए आपका जोश। कोई दिक्कत है बात करो,
आप में से कई लोग फोन करते हैं, बात होती है हमारी। आप में से जो भी लोग और भी बात करना चाहते हैं, प्लीज डू लेट मी नो कि भाई क्या आपके रीजंस हैं, क्या आपको इशू फेस हो रहा है, तो वी विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट। लेकिन भाई गिव अप नहीं करना। एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उसको एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट देना है खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए। सबसे पहला रहता है खुद के लिए, क्योंकि वो जो लाइफ कॉर्पोरेट वाली होती है मजा नहीं आएगा उसमें बिल्कुल भी, लिटरली। ठीक है, ये चीज देखो, मैं क्या समझता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि डिफेंस एस्पिरेंट्स जो होते हैं, अब मतलब कोई नॉर्मल बंदा यूं ही प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करता आर्म फोर्सेस की। ठीक है, जब तक उसको हार्डकोर पैशन नहीं होता। क्योंकि आर्म फोर्सेस को लेके एक व्यू है लोगों के मन में कि इट इज वेरी हार्ड जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब, ऐसे ही कोई मुंह उठा के नहीं जा सकता। तो भाई जो मेंटली काफी प्रिपेयर्ड रहते हैं कि भाई मुझे जाना है, मुझे करना है, उनके कंसेप्ट क्लियर रहते हैं अपने बारे में, लाइफ के बारे में, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर है। तो मैक्सिमम 90% बंदे डिफेंस एस्पिरेंट इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि आपको फौज में जाना है, क्योंकि नॉर्मली तो सरकारी नौकरियां बहुत होती हैं भाई, बहुत सरकारी नौकरियां हैं, कितने सारे लोग ट्राई करते हैं, कोई किसके लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए कर रहा है, लेकिन आर्म फोर्सेज जो मैक्सिमम मैंने देखे हैं ना, वो फोर्सेज के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। भाई हमें नहीं चाहिए, हमें आईएएस भी नहीं बनना, हमें कुछ और भी नहीं बनना, हमें वो 2 सितारे चाहिए, हमें वो स्ट्राइप्स चाहिए, सीधी सी चीज है। तो ये चीज हमारे दिमाग में रहती है कि हमें वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, वो एडवेंचर्स चाहिए, वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए और अपने नाम के आगे वो प्रिफिक्स चाहिए, है ना, ये चीज हमें चाहिए। तो जब हमें ये चीज चाहिए और हमने इस इंटेंसिटी के साथ में जब हमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो भाई ये इंटेंसिटी आपकी बरकरार रहनी चाहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, लेकिन उसको अपनी हैबिट मत बनाओ प्लीज। ठीक है, उसको अपनी हैबिट मत बनाना। कोशिश करो कि अपने सारे सेशंस आप लाइव अटेंड करो। ठीक है, समझे? यस सर। कोई डाउट? सर हाँ बोलिए। सर रिकॉर्डेड लेसन्स इसलिए सर देख रहे हैं ताकि आपके जो अभी लाइव सेशंस है सर उसमें नोट्स बन नहीं पाते हैं, आप बहुत फास्ट प्रियंका, जाते हैं इसलिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स मत देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे मत करो कि आज क्लास है तो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बाद में रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स कितनी बार भी देखने हैं वो देखो, आपको 2 बार देखने हैं, 5 बार देखने हैं, 10 बार देखने हैं, देखो, वो मैं एडवाइस करता हूँ। लेकिन लाइव क्लास छोड़ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक, ओके तो सर। बाकी ओके आपको वैसे सर। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं काम। मैं ज्योग्राफी के सारे नोट्स एक साथ शेयर कर दूंगा आज, तो वो सारे नोट्स आप लोग अपने पास रखो, क्योंकि मल्टीपल कई लोगों को जरूरत पड़ती है, तो मैं सारे नोट्स जो है शेयर कर दूंगा। उन सारे नोट्स के अलावा आपको वैसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स प्लस जो लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो पीपीटी हमारी है, और जो क्यूएस सेशंस में आपको कवर करवाऊंगा, उसके अपार्ट आप लोगों को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो कल हमारा सैटरडे है, कल हम लोग शाम को शाम का टाइम ठीक रहेगा? यस सर, सेम टाइम जो आज वाला वही रहेगा सर, अगर तो बेस्ट होगा। शाम का, यार मैं डिनर पे जाने की सोच रहा था। सॉरी सर। मैं डिनर पे जाने की सोच रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, संडे को देखेंगे। ठीक है, तो फिर नहीं संडे सर, को जो है, संडे को हम रह लोग जाओ सुबह सर, क्लास कर लेंगे। ठीक है, सर चले जाओ डिनर पे सर, कोई बात नहीं। अरे कोई यार दिक्कत देखते हैं, नहीं कोई है। नहीं, कोई नहीं, कोई तुम बात लोगों नहीं की सर, क्लास, डिनर तुम पे लोगों चले की जाओ। क्लास 2-4 ज्यादा मिस हुई है, पहले उनको कवर करना ज्यादा जरूरी है, वो तो होता रहेगा। सर तो सबसे पहले मैं ये सोच रहा था, अगर मैक्सिमम लोग अटेंड कर सकते तो फिर शाम को 4-5 बजे के अराउंड क्लास रख लेते। ठीक है, अगर हो पाता तो। यस सर, पॉसिबल है। सर वो पॉसिबल है मैक्सिमम लोगों के लिए? यस सर। यस सर। इंग्लिश, यस इंग्लिश सर, की चलेगा। क्लास। ठीक है, तो मैं आपको टाइमिंग कल नोटिफाइड सुबह कर दूंगा कि 4 बजे, 5 बजे, कितने बजे क्लास होगी। तो संडे को जो क्लास है हमारी, संडे को क्लास हमारी सुबह होगी अराउंड 9-10 के करीब। ठीक है, तो यस सर। कल और संडे को हमारा जो है वो इंग्लिश की पूरी प्रैक्टिस होगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इंग्लिश में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो प्रिपेयर्ड होके आना। फुल पार्टिसिपेशन आप लोगों का एक्सपेक्टेड है। ठीक, ओके सर। बाकी जोश एकदम हाई है, मुझे दिख रहा है आप लोगों के चेहरे पे। हर्ष के तो पीछे पोस्टर भी लगे हुए हैं एकदम सोल्जर। क्या लिखा हुआ है? दे दे सर सैड मुझे किसी ने बिकॉज। गिफ्ट किया है सर, सर गिफ्ट किया ओके, है मुझे पोस्टर। किसी ने। सही है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके देन,
जय हिंद टू यू ऑल। Bye, Jai sir. sir, Good night, sir. sir. Jai Hind, sir. Good night. जय हिंद सर। जय हिंद जय सर। हिंद। Good night to all. Bye. गुड नाइट।